जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 15 दिन 15 मॉक टेस्ट के इस एक और सेशन में। आपका एक और सेशन आपकी सीरीज में ऐड होने जा रहा है। यहां पे आपको फ्री 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल मेंस एग्जामिनेशन प्लस स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए। चारों एग्जामिनेशंस को टारगेट करेगा ये पूरी की पूरी सीरीज, जिसके अंदर मैं आप लोगों को किस तरह से सवाल कराने वाला हूं। समझ लेते हैं कि हर क्लास का क्या वेटेज रहेगा। 15 क्वेश्चन आपके एक्टिव वॉइस, 15 नरेशन के अलग अलग एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में और स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में। 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे, जिसमें आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 35 क्वेश्चन आपको स्पेशली वोकैबुलरी के कराए जाएंगे, जिसमें 7 सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन के आपको क्लोज टेस्ट होंगे 4। ठीक है, और पैसेज और पीक्यूआरएस की अलग से मैराथन क्लास आएंगी, आपकी स्पेशल क्लासेस आ जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं कि आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच आपका अपडेट हो चुका है, 2024-25 का अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आ चुका है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इंक्वायरी बोर्ड है, जिस पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है, जिसके पास प्ले स्टोर नहीं होता है। ठीक है, हाँ, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा क्या है भैया, टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलो मेरे भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले आपको 15 क्वेश्चन पैसिव वॉइस के मिलेंगे, उसके बाद नरेशन, उसके बाद ग्रामर के। ठीक है, ग्रामर के मतलब मिक्स क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट, फिलर्स, ये सब। तो मेरे भाई देखो, प्लीज लगा हुआ है और इसका आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो जल्दी से आप फटाफट से आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, हाँ, जल्दी से। देखिए, प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। मतलब एक होता है ना, टेक अराउंड का मतलब है इनको दूर रखना बिस्किट फैक्ट्री से। ठीक है, हाँ, तो आप देखोगे इस सेंटेंस में प्लीज लगा हुआ, और प्लीज वाले सेंटेंसेस में जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड करके बनाते हैं। ठीक है, लेट से तो बना नहीं सकते, इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, प्लीज नहीं होना चाहिए उसमें। दीज स्टूडेंट तब होता जब इसमें सब्जेक्ट होता, ये वैसे नहीं होगा। मस्ट टेक, ये सब कोई सेंसिबल नहीं, मतलब सेंटेंस वो तो ऑप्शन आपको बना के दे गई, लेकिन आपको सिर्फ तार्किक यानी कि रीजनेबल सेंटेंस चूज करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। द चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल बाय द स्टाफ, ये आपका पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के क्वेश्चन है, मतलब पैसिव वॉइस नरेशन आपको 1920 के मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पैसिव वॉइस है, इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से फटाफट बताइए, पैसिव का एक्टिव बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको मिलेगा, है ना, 10 से 15 सेकंड का, उसी बीच आप अपना आंसर दे दिया करो। तो यहां पे भी आप देखोगे कि बाय द स्टाफ है, तो स्टाफ सबसे पहले होना चाहिए कि ना कि चेयर्स। ठीक है, हाँ, उसके बाद में यहाँ पे हैज है, यहाँ पे हैज है, यहाँ पे वॉज है। तो यहाँ पे वॉज वर प्लस बीइंग है, तो ऑब्वियसली वॉज वर प्लस आईएनजी होना चाहिए था, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करते एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। तो यहाँ से हैज और हैव ये सब हट जाएंगे, बचा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसानी से, तो मैं आपको हर क्लास में बताता हूं। पहली कमांड जो आपको करनी है वो वर्ब पे करनी है, टेंस पे करनी है, मतलब टेंस किस तरह से चेंज होता है। ठीक है ना, ये सब। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। प्लीज फिर से इसमें लगा यू आर रिक्वेस्टेड, कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, जो फिर से आंसर हो गया। ज्यादा टाइम तो नहीं लगा इसको, इसमें भी प्लीज लगा है, आगे बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड कहां पे लगा हुआ है वो चेक कर लो, बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एलिमिनेशन मेथड में अप्लाई करके आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूं। अगर मैं हर एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा तो 100 क्वेश्चन कम से कम 8 घंटे में डिस्कस हो पाएंगे। कि मुझे सर ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका आंसर बताओ और ऐसा क्यों हुआ, उसके वो तो मैं बता दिया क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बता दिया कि जब भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस होता है तो उसका पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड होता है। लेकिन ये सब चीजें सिखाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए, ये चीज कम से कम आधा घंटा ये चीज सिखाने के लिए। और प्रैक्टिस कौन करता है, जिसको ये सब चीजें ऑलरेडी आती हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने या तो पढ़ा नहीं है,
और अगर आप मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मुझे 1 घंटा चाहिए 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए तो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, 150 क्लासेस क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं ताकि आपको सिखाया जा सके। मैं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा, आपको याद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें से थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, है ना। और फिर भी नहीं आता है तो यू शुड हैव टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स। चीजें छोटी छोटी आपको सीखनी पड़ेंगी। सम पीपल बिलीव फर्स्ट फॉर्म इन दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। इसका आपको पैसिव वॉइस बताओ क्या हो सकता है? सम पीपल बिलीव, जब भी इस तरह का सेंटेंस आपको दिखाई देता है, दे बिलीव, है ना, और सम पीपल बिलीव, दे से, सम पीपल से, हु, ऐसे इस तरह से सेंटेंसेस अगर आपको मिलते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस का जो पैसिव वॉइस बनता है, इट इज सैड, इट इज बिलीव्ड, इट इज नोन, इट इज सैड, ऐसे करके बनाया जाता है कि ये कहा जाता है। जब कॉमनली इंडेफिनिट पर्सन्स के द्वारा जब कोई बात कही या बोली जाती है या फिर बिलीव करा जाता है, कुछ भी करा जाता है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं मानते, इसका पूरा फ्रेज यूज करते हैं, इट इज बिलीव्ड। और ऐसा सर हमें पता कैसे चलेगा? इसके अंदर 2 कंजंक्शन होते हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं और कंजंक्शन दैट से जुड़े होते हैं। 2 सेंटेंसेस को जब दैट से जोड़ दिया जाता है तो इसी तरह से आपको सेंटेंस बनाना होता है, इट इज बिलीव्ड। वॉज क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में बना हुआ है। इट इज बिलीव हो नहीं सकता क्योंकि ये थर्ड फॉर्म होनी चाहिए पैसिव वॉइस, तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा इट इज बिलीव्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द hunchback was being launched at by everyone। तो देखो इसमें everyone लिख रखा है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब everyone को आपने सब्जेक्ट मान लिया, बिल्कुल सही है। अब यहां पे was प्लस being लगा हुआ है, यानी कि was और प्लस ing लगा होना चाहिए था, ये गलत, ये गलत, is लगा हुआ है, ये गलत, ये भी गलत। अब इसमें बचा क्या? देखो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इस तरह से तो गलत हो जाएगा। अब ये पैसिव वॉइस में पूछ रहा है क्या? was और प्लस being, जब इसमें लगा रखा है was और प्लस being, तो अब एक चीज देखो, being कब आता है? जब ing लगा होता है ना। इसमें ऑलरेडी पैसिव वॉइस बना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अब एक्टिव वॉइस इज से तो बना नहीं सकते, तो ये तो आएगा ही नहीं। सेकंड फॉर्म से बनता है was और प्लस V3, यानी कि ये being नहीं होना चाहिए था, ठीक है, हाँ। और ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? एक ऑप्शन was left, गलत ये भी है, ये सही नहीं है, इसका आंसर नहीं है। Everyone was launching at the hunchback, ऐसे होना चाहिए था, इसका या तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, या फिर आपको यहां पे करना पड़ेगा, या तो यहां पे being नहीं होना चाहिए था, है ना। तो हम एक बार को सेकंड फॉर्म से बना देते, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेकन है, तो या फिर आप इसको क्या करोगे? लॉन्चिंग कर लो, ठीक है, हाँ, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को सही कर लो, वॉज के बाद लॉन्च्ड ना करके लॉन्चिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसको मैं रीचेक करूंगा अगर इसमें कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना, चेक कर लेता हूं। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले सवाल का जवाब। शी वॉज सीन सिटिंग, बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या हो सकता है? शी वॉज सीन, अब ये भी पैसिव वॉइस, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। अब देखो वॉज और प्लस V3 कब आता है? जब सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म कहां पर है? ये रही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बचता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। द एनिमी विल हैव सीज्ड द फोर्ट, विल हैव सीज्ड द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। अब इसका आंसर बताओ। द फोर्ट वुड हैव, इसका पैसिव वॉइस वुड से तो बनेगा नहीं क्योंकि टेंस हम कभी भी चेंज नहीं करते। विल हैव प्लस V3 है तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई बताओ? ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस ऐसा लग रहा होगा आपको। अब इसका पैसिव वॉइस कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। पैसिव वॉइस तो ये खुद है, आपको क्या बताना है, सॉरी ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्योंकि पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? पैसिव वॉइस की पहचान होती है बी वर्ब का आना कंपलसरी है, चाहे तो इज, आर, एम, वॉज वर्ब में से कुछ हो या फिर बी, बीन, बीइंग में से कुछ हो, होना जरूर चाहिए। ये पैसिव वॉइस नहीं है, ऐसा लग रहा है आपको। यहां पर अगर विल के बाद सीज्ड होता तो पैसिव वॉइस, सॉरी तो भी गलत हो जाता, विल बी। मॉडल वर्ब के साथ में बी वर्ब तो आनी है, ठीक है। तो आप ढूंढो कहां पर है। वुड हैव तो वैसे ही नहीं होगा, टेंस चेंज कर दिया। विल बी सीज्ड हो सकता था, लेकिन अगर विल प्लस V1 होता तो ये भी गलत हो गया। विल हैव बीन सीज्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबने सही लगाया सी।
हाँ, वेरी गुड। अब देखो लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका पैसिव वॉइस कौन बताएगा? सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अगर आपने चीजों को पढ़ रखा है तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ये रिमोट आजकल बहुत गिर रहा है। लेट द बॉल बी रंग, सॉरी बैल बी रंग, रंग मतलब रिंग की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है रंग, रिंग रैंग रंग, एवरी 40 मिनट, हर 40 मिनट बाद जो है घंटी बजने दो। लेट लगा हुआ है, तो लेट वाला सेंटेंस जो है ऑलरेडी क्या है, पैसिव वॉइस बना हुआ है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका एक्टिव वॉइस आपको बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस तभी होता है, तभी हम उसको लेट से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। बैल नहीं होगा सब्जेक्ट, ये भी नहीं होगा, लेट से बना दोगे तो फिर से पैसिव वॉइस बन जाएगा जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ओनली कैन बी द आंसर। ठीक है, रिंग द बेल एवरी 40 मिनट्स। ऑर्डर दिया जा रहा है, जब भी आदेश का सेंस होता है लेट से सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते हैं। ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज न्यू कैमरा। बताओ, इज प्लस आईएनजी लगा हुआ भैया, इज प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो कैसे करके इसका पैसिव वॉइस बनाओगे? बनाओ फटाफट, मैं एक तरफ हो जाऊं, एक तरफ हो जाता हूं। लो, इज आर एम प्लस आईएनजी का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? बीइंग प्लस V3 से। अब ढूंढो कहां पर है, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसने कर दिया है, इसने भी कर दिया। टेंस मतलब हेल्पिंग और चेंज कर रखी है, ये दोनों में से हो सकता था, लेकिन जहां पे बीइंग लगा होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्टली आंसर मार्क करना है। ठीक है ना, चलिए। यू विल आइदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी, या तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा या फिर दुश्मनों के द्वारा मार दिया जाएगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? और ध्यान रखें कि ये विल के साथ बी प्लस V3 लगाए मतलब ये पैसिव है, और जब ये पैसिव है और आगे बाय प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी लगाए, यानी कि एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस लेके आओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आओ। एनिमी सबसे पहले होगा, विल का वुड नहीं हो सकता, प्रेजेंट में नहीं बन सकता, विल बी लगा दिया है फिर से पैसिव वॉइस बन गया। विल आइदर टेक, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तभी ना विल के साथ बी प्लस V3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हैव दे अनाउंस्ड, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैव लगा हुआ है, दे इसका सब्जेक्ट है, द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम यहां तक। हैज हैव की जगह हैज हैव भी होगा, टीम एक है तो हैज आ जाएगा, हैव हट जाएगा, हैव हट जाएगा, हैज आ जाएगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। यहां पे V3 से पहले बीइंग लगेगा कि बीइंग लगेगा? बीइंग तो कॉन्टिन्यूस में लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, ही विल ऑल बी V3, देखो विल के साथ बी प्लस V3 यानी कि विल प्लस V1 होना चाहिए था। पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाना है, आपको ढूंढना है ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें विल प्लस V1 हो। ढूंढो, इसमें हैज लगा है गलत, वुड लगा है गलत, विल लगा है, इज लगा है गलत, तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी। भाई जो टेंस में लिखा हुआ है वही तो आप बदलोगे, है ना, टेंस से तो चेंज ही नहीं कर सकते। द सेलर्स हैड नेवर एनकाउंटर्ड, हैड के साथ में V3 लगा हुआ है, पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि हैज हैव हैड विल हैव सेल हैव इनका पैसिव वॉइस बीन लगा के बनता है, बीन प्लस V3। तो ढूंढो हैड बीन प्लस V3 कहां पे है? गलत, हैड बीन प्लस V3 हो सकता है, हैज गलत, इज गलत, तो ऑप्शन नंबर बी बचा। अगर आपने टेंस पे कमांड कर ली, वर्ब चेंज करना आ गया, 95% MCQs के आंसर आप चुटकियों में दे दोगे, चाहे वो वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन हो या नरेशन का, उड़ा दोगे ऐसे। हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज्ड, हैव बीन इम्पोज्ड पैसिव वॉइस है मेरे भाई, हैज बीन हैव बीन प्लस V3 पैसिव वॉइस बनेगा हैज ए प्लस V1 से, वो V3 से, हैज ए प्लस V3 से। इज से बन सकता है? नहीं। हैज प्लस V3 से बन सकता है? बन सकता है। सेकंड फॉर्म से बन सकता है? नहीं। हैड से बन सकता है? नहीं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी, 20 का आंसर हो गया। सी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, सी नेवर ट्रस्टेड एनीवन, हाँ, तो यहां पे ट्रस्टेड जो है वो सेकंड फॉर्म है और इसमें बी वर्ब है नहीं, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है। अगर आपको कभी पता करना हो कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है, उसमें बी वर्ब ढूंढा करो। इज, आर, एम, वॉज वर्ब, बी, बीन, बीइंग, इनमें से कुछ भी नजर आए समझ लो पैसिव वॉइस नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस है।
और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर प्लस V3 से बनता है सेकंड फॉर्म का। वॉज, हर ट्रस्ट वॉज नेवर फॉर, गलत हो गया। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है? वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। इज, गलत। अब नो वन और सी, नो वन एनीवन जो है इसको हम नो वन में चेंज कर देते हैं क्योंकि नेवर को हटा दिया हमने, ठीक है। नेवर को हटा के नो वन कर देते हैं, या फिर एनीवन के साथ नेवर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। जैसे बोथ के साथ में नॉट नहीं लगा सकते, नाइदर लगाते हैं, ऐसे एनीवन के साथ नेवर नहीं लगा सकते, नो वन लगा देंगे तो सही हो जाएगा। लगा भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, नेवर भी लगा सकते हो, एनीवन, लेकिन नो वन लगाएंगे वो ज्यादा बेटर होता है। और ये वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म तो है बट सब्जेक्ट चेंज नहीं करा इसने, तो वैसे ही गलत हो गया। तो नो वन वॉज एवर, नेवर की जगह फिर क्या कर दिया जाता है? एवर कर दिया जाता है। अगर नेवर लगाओगे तो यहाँ एनीवन होना चाहिए था, एनीवन वॉज नेवर ट्रस्टेड बाय हर, लेकिन वो सुपरफ्लुअस जैसा हो जाता है, स्लैंग्स जिसको बोलते हैं ना। हाँ आई विल टेल हिम, विल प्लस V1, विल प्लस V1 आ गया। अब आप कहोगे कि सर आगे दैट लगा हुआ है, नहीं, दैट के साथ में इट इज टोल्ड होना चाहिए, नहीं। ये बिलीव या से जो कॉमन वर्ड्स होते हैं सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होती है जब बात, जब सब लोग बोलते हैं, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होता है, पीपल या दे ऐसा कुछ लिखा होता है और आगे दैट लगा होता है और जनरल थॉट होता है, तो वहां पे इट इज बिलीव्ड, इट इज सेड ऐसे करके बोलते हैं। यहां पे नहीं करना है ऐसा। और कहीं पे देखो ऑप्शन भी नहीं देख रहे हो आप, है ना। हाँ, अब देखो पहली बात तो, हाँ ये तो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये तो नरेशन के क्वेश्चन आ गए, चेंज हो गया, इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनाना है। मैंने डायरेक्शन नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़ लेना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना। आप देखो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होते हैं, आपको इतना तो पता ही है ना। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है क्योंकि कंजंक्शन दे रखा है दैट। अब आपको ये चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में, तो कैसे चेंज करोगे बताओ। देखो आई विल टेल, विल का वुड होना ही चाहिए, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच होती है तब। यहां तो कंजंक्शन है, कंजंक्शन दैट कब आता है? जब सेंटेंस असर्टिव होता है जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, आई विल टेल। देखो आई विल टेल हिम, आई विल टेल हिम, जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो आगे वाले रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, ना ही एडवर्ब। तो यहाँ पे जो डोंट है, डोंट का कुडंट नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही डिडंट हो सकता है ना। आई डोंट हो सकता है आई डोंट, ठीक है। वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, सॉरी लाइक टू वांट, ये भी नहीं होगा। ये दो हट गए, ये हट गया, तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। लॉजिक आपको समझ में आया क्या था? लॉजिक ये है कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, जैसे आई ही सेज या आई से सेड नहीं हो, तो इसके टेंस को हम चेंज नहीं करते, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। अगर वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, जरूरी नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जनरली क्या होता है, प्रेजेंट को भी पास्ट कर देते हैं, पास्ट को भी पास्ट परफेक्ट कर देते हैं, फ्यूचर को भी पास्ट कर देते हैं, है ना। हाँ, और रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगा नहीं, कुछ लोग तो विल का ही बोर्ड कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे फटाफट से, चलो। मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट्स, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश? मेजर चौधरी ने कहा अपने एस्पिरेंट से कि सभी को इंग्लिश समझ में आती है कि नहीं, बताओ। तो सिंपल सी बात है, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में। बट ये तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में या तो कंजंक्शन की जगह इफ और वेदर आता है और सेड टू की जगह आस्क्ड हो जाता है। इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा। यहां तक दोनों हो सकते हैं आंसर। यहां पे दैट नहीं होगा, या तो इफ होना चाहिए या वेदर होना चाहिए। तो सिंपली आपके सारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, आपने आसानी से एलिमिनेट करके आंसर कर दिया। ये बातें उसी व्यक्ति को समझ में आ रही होंगी जिन्होंने थोड़ा बहुत, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है CGL TET 2019, 2019 के मेंस एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेंस क्लासेस बता के छोटे छोटे बच्चों के खिलौने पकड़ा दिए हों। हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ क्वालिटी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही। चाहूं तो मैं ये सारी क्लासेस में फ्री में यूट्यूब पे करा सकता था, है ना, वाही लूट सकता था, लेकिन मुझे वो सब चीजें नहीं है। उनके लिए भी मैंने कुछ प्लान कर रखा है यूट्यूब वालों के लिए, डोंट वरी। इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन बताएगा? फाइनेंस मिनिस्टर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रहेगा, ठीक है।
आस्क्ड नहीं होगा, ऑर्डर्ड नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट होता है तब सेड के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट आता है, फिर हम टोल्ड कर देते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। हर मदर एडवाइज्ड, अब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, तो अब इसका डायरेक्ट बनाना है आपको, ठीक है ना। बताओ कैसे बनाओगे, सब लोग बताओ, मेंस एग्जाम में पूछे गए सवाल है। एडवाइज्ड कब आती है, कब आता है सेंटेंस के अंदर है? जब सलाह दी जाती तभी ना एडवाइस लगाते हैं। अब चेक करते हैं भाई, मदर ने कुछ कहा है तो एडवाइस दी होगी। द मदर सैड, सैड सब में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे नॉट टू, या तो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो या फिर डोंट से स्टार्ट हो। जब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम कंजंक्शन की जगह 2+V1 लगाते हैं, और जब डोंट से स्टार्ट होता है तो नॉट टू लगाते हैं, नॉट 2+V1, ऐसे करके नॉट 2+V1, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे आप देखोगे वाई आर, ये गलत हो गया, आर लगा दिया। डोंट का डोंट हो सकता है, डोंट सही है, यहां पे नॉट टू लगा हुआ है। डोंट हो सकता है, डोंट गो और डोंट गो दोनों सही, नीड नॉट नहीं होगा। टू फास्ट, वाइल रिसीविंग, सॉरी रिसाइटिंग योर पोएम और हर पोएम। देखो हर जो है वो आपका थर्ड पर्सन है ना, और सॉरी हर, ये जो थर्ड पर्सन है ये किसके अकॉर्डिंग आया होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मान लो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करके देखो। हम लोग कभी क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। अरे थर्ड पर्सन को हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट स्पीच है तो चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट स्पीच में अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो चेंज नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट में वो थर्ड पर्सन कहीं और से भी तो आ सकता है, और उसी को हम प्रेफर करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये जो सेकंड फॉर्म, जैसे जब भी सेकंड पर्सन सेंटेंस में होता है उसी को आंसर टिक करते हैं, क्योंकि जनरली सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होकर ही थर्ड पर्सन बनता है। तो योर की जगह आपने हर के अनुसार लगाया होगा, तभी ना यहाँ पे हर आया होगा। हालांकि हर का भी हर रह सकता है, लेकिन अगर योर उसमें है तो हम योर को प्रेफर करेंगे, है कि नहीं। लेकिन इसमें आपने एक चीज, सॉरी यहां तो ये तो हट ही गई, यहां पे योर ये वाला होगा, बी, सी वाला नहीं, बी वाला, ये तो हट ही गया ऑप्शन, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन दोनों में से अगर कुछ भी चूज करना होगा तो हम योर को चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज होके ही ऑब्जेक्ट आता है। आई सेड टू तरु द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सैड का टोल्ड हो जाएगा, जो कि सब में लिख रखा है, ठीक है। तरु नहीं कहेगा, मैंने कहा है तरु से, तो ये तो हट गया ऑप्शन। दैट, ठीक है। द टायर ऑफ माई कार, ये फर्स्ट पर्सन है और आई के हिसाब से चेंज होगा तो माई का माई रहेगा, ठीक है, हर नहीं होगा, ये भी हट गया। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। इज पंक्चर्ड है तो इज की जगह वॉज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई प्रेजेंट का पास्ट तो करना ही पड़ेगा। द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्डर टू मीट माई टारगेट अचीव, ये क्या है इसका सेंटेंस, फटाफट से सोच के बताओ। सब लोगों के सामने मैं ये आपके सामने से हट इसीलिए जाता हूं ताकि आप आंसर अच्छे से सोच के दो। लो भाई पढ़ लो फटाफट से, बिल्कुल सही है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है, हाँ डायरेक्ट में बदलना है, बदलो फटाफट से बताओ। द ऑफिसर टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं सेड टू मी होगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में है। अब इसमें देखो दैट है कंजंक्शन, तो यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सबने लगाई दिया है। सेंटेंस अफर्मेटिव असर्टिव होना चाहिए सब में, ठीक है। आई नीड वर्क हार्डर तो गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दिया, जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, आंसर ही नहीं हो सकता। ये ऑब्जेक्ट को सॉरी सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हट गए, बचे दो। हैव टू वर्क हार्डर या नीड टू वर्क हार्डर, यहाँ पे जब नीडेड है तो यहाँ पे भी तो नीड होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तभी ना पास्ट इंडेफिनिट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बचा। मतलब क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़ा सा अच्छा है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा टफ है, मरा कटी हो जाएगी, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यहीं पर रखते हैं, ठीक है, वो शांति से अगर सोचते हैं तो उनके लिए बहुत आसान है। और फिर आप देख ही रहे हो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो जान होगी ना,
मतलब टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा आपको पूरे सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, सारे ऑप्शंस पे नजर मारनी पड़ेगी, तभी आप आंसर कर सकते हैं। अगला बताओ, सोचो और आंसर करो इसका। अविका सेड टू हर मदर, यू आर वेरी लेट टुडे। अविका ने अपनी मां से कहा कि आज आप बहुत लेट हैं। बताओ सोच के। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड होना चाहिए सब में, तो आस्क्ड क्यों लगा दिया इसने, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो यू जो है, आप देखो यहां तक तो ठीक है, कंजंक्शन भी ठीक है। यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब चेंज होना चाहिए, यहां पे सी होना चाहिए था। सी दोनों में यू वाला हट गया, दो ऑप्शन हट गए, पहला और फोर्थ। यहां पे आर है तो वॉज वर में से कुछ होना चाहिए था, ये भी हट गया। सी वाला ऑप्शन बचा। मिस्टर लुकस टोल्ड हिज वाइफ नॉट टू वेट, नॉट टू वेट लगा हुआ है, यानी कि डू नॉट जरूर आएगा इसमें, क्योंकि नॉट टू तभी आता है जब डू नॉट लगा होता है। डोंट से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है ना। तो नॉट टू वेट वाला सेंटेंस हट जाएगा, इन तीनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पर उसने कहा है, किसने, मिस्टर लूकस ने कहा है अपनी वाइफ से, ना कि उसकी वाइफ ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। लूकस ने कहा, ये तो हट ही चुका है। लूकस ने कहा है, लूकस ने कहा, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। डोंट वेट फॉर हिम एज आई, ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है भाई। एज ही, ये थर्ड पर्सन है, ये कैसे आया होगा, आई को चेंज करके देखते हैं। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तभी ना ही आया होगा, यानी कि आई वाला आंसर सबसे पहले प्रेफर करेंगे। हालांकि इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ही का भी ही रह सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखो यहां पे भी जब आई और ही दो हैं तो हम पहले उस प्रोनाउन को चूज करते हैं जिस प्रोनाउन को चेंज करके बनाया गया हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है और यही होता है, ठीक है। हाँ, अगर ये ऑप्शन में ही ना होता, आई नहीं होता, कुछ और होता है ना, तो हम ही टिक कर देते। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए इस बात का ध्यान रखना होता है कि प्रोनाउन का कौन सा पर्सन है और किसके हिसाब से इसको चेंज किया गया है, ठीक है। विल बी लेट एट, और भी इसमें चीजें निकल के आ सकती हैं, जैसे यहां पे देखो कि दैट नाइट लिखा हुआ है लास्ट में और यहां पे टू नाइट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे दैट नाइट तभी होता है इनडायरेक्ट स्पीच में जब टू नाइट लिखा होता है, तो टू नाइट जहां लिखा होगा तो दैट नाइट का दैट नाइट तो नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो वैसे भी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अंशुल सेड शुड वी गो टू द जू टुडे। बताओ इसका आंसर। सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, देख पा रहे हो। है भाई, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है इसमें। जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर टोल्ड तो वैसे भी नहीं होगा। अब यहां पे जो है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो आस्क्ड हो सकता है, अनाउंस्ड हो सकता है, वंडर्ड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है। चारों में से क्या होगा, देखो टोल्ड तो नहीं होगा, दैट लगा रखा है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इफ लगा हुआ, दैट वाला गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन हट गए। दे, यहां पे क्या है, वी का दे हो जाता है, जहां पे दे होता है वी का वी नहीं रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में। आप रिपोर्टिंग वर्ब बाद में चेंज करना, बाकी की चीजों को पहले चेक कर लो। आप देखोगे यहां पे इफ आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहां दैट वाला तो हो ही नहीं सकता। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वी होता है रिपोर्टेड स्पीच में, है ना, तो उसमें वी का दे हो जाता है, जहां दे होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताओ। माई सिस्टर सैड व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बताओ। और खास बात क्या है इसमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो माई सिस्टर सैड, आस्क्ड सब में सही है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप आस्क्ड लगाते हो, लेकिन WH वर्ड खुद कंजंक्शन का काम कर लेता है। व्हाट टाइम भी ठीक है, द ट्रेन भी ठीक है। अब रीचेज, देखो विल रीच कब होगा, विल रीच लिखा हुआ है यहाँ पे, विल द ट्रेन रीच, विल प्लस V1 है, तो इसको आप वुड से चेंज करोगे, रीचेज से तो करोगे नहीं, विल से तो करोगे नहीं, सेकंड फॉर्म से करोगे, हाँ वुड से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इकलौता, बहुत ही सिंपल, मतलब ऐसा सीजल मेंस में पूछा है, लेकिन है बड़ा ही छोटा सा सवाल, प्री लेवल का है। बताओ इसका आंसर। द ट्रेवलर सेड दैट ही हैड कम, ट्रेवलर ने कहा। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 26 का।
फटाफट से बताओ, आंसर दे दिया करो भाई साहब। द ट्रेवलर सेड दैट लगा हुआ है मतलब इन्वर्टेड कॉमा, मतलब असर्टिव सेंटेंस है जो कि सब में लगा हुआ है, यहां तक सब सेम है। बस ये चेक करना है कि ही कहां से आया होगा। मैंने आपको बताया ही का भी ही रह सकता है, लेकिन आई का भी ही रह सकता है। बाकी की चीजों को चेक कर लेते हैं। हेड प्लस V3 का हेड प्लस V3 तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन वैसे हट गया। आई एम कमिंग होगा नहीं, हेड प्लस V3 होगा जब पहले सेकंड फॉर्म होगी, तो कहां पे है, या फिर हैज हैव होना चाहिए। हैज हैव होगा तो हेड हो जाएगा, देखो जरा हैज हैव है। आई, अब ही वाला फिर से आंसर नहीं होगा क्योंकि आई वाले को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। आई वाले को इसलिए प्रेफर करेंगे क्योंकि आई को हमने सब्जेक्ट के हिसाब चेंज करा होगा तभी ही आया होगा, हालांकि ही का भी ही रह सकता है, ठीक है। और इसमें कोई छोटी मोटी चीज हो सकती है जैसे अ लॉन्ग वे ऑफ, दोनों सही है तो फिर हम लास्ट वाले को प्रेफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है ना दोनों में से, क्योंकि ही का ही रहेगा वो तो सबको ही पता है, लेकिन आई का भी तो ही होगा। ये लॉजिकल है, ये इलॉजिकल है। अगर ये नहीं होता, यहाँ पे मान लो यू होता या कुछ और होता तो हम ही को एक बार को टिक कर देते। आई टोल्ड विनोद दैट द प्लम्बर हैड गॉटन, सॉरी फॉरगॉटन, हेड प्लस V3 लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे दैट लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि आई सेड टू विनोद, विनोद सेड टू मी नहीं, गलत हो गया। आई सेड टू विनोद तक ठीक है। द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन, द प्लम्बर इज गलत हो गया, द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन गलत हो जाएगा। द प्लम्बर हैज फॉरगॉटन सही हो सकता है, हैज फॉरगॉटन सही हो सकता है। हिज मोबाइल हियर, लेकिन इन दोनों में से सी वाला तो पहले हट गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर हो जाएगा, डी आंसर होगा। क्योंकि हेड प्लस V3 का चेंज करेंगे तो हेड प्लस V3 तो नहीं रहेगा, तो बी वाला भी हट गया, बचा डी ऑप्शन इकलौता आंसर। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में बदलना है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही हैड सीन, इफ लगा हुआ है, आस्क्ड लगा हुआ है मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो आई सेड टू माई फ्रेंड, 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 ठीक है। इफ लगा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है। ही के साथ हेड लगा दिया, हेड प्लस V, तो हेड पहले तो चेंज कैसे हुआ होगा, या तो हैज हैव प्लस V3 होगा या फिर सेकंड फॉर्म होगी। तो ढूंढना जरा, हाउ डिड, सेकंड फॉर्म मतलब डिड, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी हो सकता है, हैड नहीं हो सकता है ना। डिड यू हो सकता है और ही हैज भी हो सकता है, बट ये इंटेरोगेटिव नहीं है तो ये भी हट गया। बचा क्या, ये और ये। अब हाउ लगा हुआ है तो हाउ कंजंक्शन होना चाहिए तो बचा सिर्फ इकलौता ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझाता हूं। हाउ वाला सेंटेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें WH वर्ड नहीं है कंजंक्शन की जगह। अगर हाउ होता तो यहाँ इफ की जगह हाउ लिखा होता, तो ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। हेड का हेड रह नहीं सकता, ये वैसे हट गया। डिड हो सकता है और ही के साथ हैज हो सकता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही नहीं है तो ये भी हट गया। तो बहुत सिंपल है, ये बातें समझ में आएंगी ही तभी जब आपकी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर नहीं है तो फिर यार कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट, और अगर आपने कोई भी इंग्लिश का फाउंडेशन बैच ETC कुछ भी ले रखा है, तो अगर कोई चीज़ आपको ज़्यादा दिक्कत दे रही है, जैसे कि सर मुझे पैसिव वॉइस के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, नरेशन के गलत हो रहे हैं, तो आप वही चैप्टर जाके पढ़ लो उस कोर्स से। सेम वही चैप्टर अपने कोर्स में जाइए, उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। ये तो लगातार ऐसे ही चलेंगे ना क्वेश्चन, तो आपको 21 दिन फेस करने पड़ेंगे। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपना चैप्टर वाइज चीज़ें क्लियर कर लीजिए। ही सेज दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। तो बताओ, जब मैंने आपको बोला था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और सेज को भी चेंज नहीं करेंगे भाई, सेज का तो आगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो चेंज कैसे कर दोगे, सैड कैसे कर दोगे, टोल्ड कैसे कर दोगे, आस्क। हालांकि आप इससे भी तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप देखोगे यहाँ पे इज है तो इसका वॉज कर दिया, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दैट लगा हुआ तो ये वैसे हट गया। इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, ये दोनों में से टोल्ड वाला वैसे भी नहीं होगा क्योंकि सेज का सेज रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी ओनली कैन बी द आंसर। द प्रीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है आपके नरेशन का, इसके बाद ग्रामेटिकल मिक्स क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे। द प्रीस्ट सेड टू मी, पुजारी ने मेरे से कहा, यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तो सिंपली आप क्या करोगे, पाप कर दिया है ना, तो आप क्या लगाओगे, सेड टू मी की जगह पे टोल्ड हो जाएगा क्योंकि इज तो गलत ही लिखा हुआ है, सेड का सेड नहीं होगा। और इफ कहां से लगा दिया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़ा ना है। टोल्ड मी, आई एम कंजंक्शन नहीं लगाया, ये भी गलत। तो सिर्फ इकलौता ऑप्शन है ए।
द प्रीस्ट टोल्ड मी दैट आई हैड कमिटेड, यहाँ पे हैव कमिटेड है तो हैड कमिटेड कर दिया, बात सिंपल सी है। और मैंने दो चीजें गलत बता दी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, क्या कि जो सेकंड फॉर्म होता है ना उसका पैसिव वॉइस वॉज वर प्लस V3 से बनता है, ठीक है, वॉज वर प्लस V3 से बनता है, ठीक है, वो हेड प्लस V3 से बना दिया, ऐसा नहीं होता। हेड हैव जो होता है हेड प्लस V3 जो बनता है वो हैज हैव प्लस V3 का बनता है, ठीक है, हाँ उसका ध्यान रखना। और कई बार मेरी क्लासेस में जो है ना वेदर की स्पेलिंग मैंने ये कर रखी है तो इसको सही कर लेना, ठीक है, हाँ जो चीज़ है मैं अपने आप बता देता हूँ, वो लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये भी होमोफोन्स के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, याद रखना। ये होता है कंजंक्शन और ये होता है मौसम वाला वेदर, तो ये वाला अगर कहीं पे मैंने कंजंक्शन की जगह ये वाला लिखा दिया तो उसकी जगह ये कर लेना, ठीक है ना। चलो ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर बताइए फटाफट से। चलो जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, ये एरर डिटेक्शन का सवाल है। आई थिंक जेरेमी विल नॉट हैव, देखो जब भी इस क्वेश्चन में आपको क्या गलती लग रही है, ये एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल है, 2023 के सवाल है, ये 2023 प्री एग्जाम में पूछे गए सवाल है, वो है जुलाई में एग्जाम हुआ था, अगस्त में सॉरी, जुलाई, हाँ जुलाई है, गलत बता दी। तो देखो अगर कभी किसी सेंटेंस में अकेला विल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन विल के साथ अगर हैव है तो थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे इसको सेव्ड करना चाहिए था विल हैव प्लस V3, और आप यहाँ से हैव हटा भी सकते थे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं। करेक्शन बता रहा हूँ आंसर, तो आपको पता चल गया जहाँ पे भी हैव सेव लिखा है ये गलत है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे सेव्ड करें या हैव हटा दें, हैव इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि आगे इंडिकेशन दे रखा है बाय प्लस टाइम, ये परफेक्ट टाइम को शो करता है, तो हमें सेंटेंस परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, इसलिए सेव्ड करना पड़ेगा। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर होंगे वो आसानी से चीज़ों को कैच कर लेता है, बहुत ज़्यादा परेशानी उसको नहीं होती। इसमें देखो ऊपर डायरेक्शन में लिखा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट टेंस, मतलब ये सेंटेंस है आपका और इसको पास्ट में चेंज करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ कौन सा सेंटेंस पास्ट में चेंज किया गया है अप्रोप्रिएटली। डिक्लेरेशंस विच कम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विच के बाद में विल प्लस V3, तो ये तो फ्यूचर हो गया, गलत हो गया। विच के बाद में कम फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म होती है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये भी गलत हो गया। पास्ट में चेंज करना भाई, केम हो सकता है, केम हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं, आउट फ्रॉम, दैट ऑफिस, आर और वर, यहाँ पे ये प्रेजेंट है ये पास्ट है तो ये भी गलत हो गया। चौथा करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। मतलब टेंस टॉपिक की ट्रांसलेशन भी आपके आज से पूछे गए, ट्रांसलेशन का भी सेंटेंस, ट्रांसलेशन नहीं कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है आपको। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल, एक सेंटेंस ऐसा चूज करना है जिसमें इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज अच्छे से किया गया हो, गलत तरीके से नहीं किया गया हो। एप्पल से पहले ए आता है क्या, एन आना चाहिए था, एन एप्पल, कोई भी एप्पल नहीं है, ए एप्पल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सी परचेज्ड एन एप्पल होना चाहिए था, ना कि एप्पल इन द मार्केट, क्योंकि अगर हटाई दोगे तो फिर इंडेफिनिट आर्टिकल है कहाँ, उसमें कहीं नहीं है। सजनी हैड इंटरफेयर, हैड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद जो भी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आप यूज करोगे तो इंटरफेयर्ड करना पड़ेगा, इंटरफेयर्ड करना पड़ेगा। उसने इंटरफेयर किया मेरे मामले में या इस मामले में। आई फेल अस्लीप while I reading the book, while I was reading होगा, while I was reading, while के साथ में भाई ing लगाना पड़ता है। जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे जो फाल की सेकंड फॉर्म है वो फेल हो गई। जब भी while वाले सेंटेंस होते हैं तो उसमें while प्लस ing फॉर्म होता है, while के साथ I was क्या होता है, इसमें 2 एक्शन होते हैं, एक एक्शन चल रहा होता है, एक बैकग्राउंड एक्शन होता है। इसमें रीडिंग वाला एक्शन तो कंटिन्यू एक्शन है, एक बैकग्राउंड में एक्शन हो गया गिरने वाला, या गिरने वाला नहीं मतलब फाल अस्लीप का मतलब हो गया सो गया। तो जब मैं पढ़ रहा था तो सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया। तो एक काम के चलते चलते जब कोई दूसरा काम होता है वहाँ पे वाइल
प्लस वॉज और प्लस आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, वाइल आई वॉज रीडिंग। द मैनेजमेंट इज नॉट विवेयर ऑफ नहीं अवेयर ऑफ होता है। विवेयर तो कुत्तों से रहा जाता है, विवेयर का मतलब होता है सावधान, और अवेयर का मतलब होता है जानकार होना, नोन, ठीक है, जानकार होना। तो हमें मैनेजमेंट को किसी चीज की जानकारी होती है कि भाई इस व्यक्ति को इस चीज की जानकारी है, तभी ना उसको बोला जाएगा। तो अवेयर ऑफ होगा, विवेयर ऑफ तो जानवरों से, डॉग से ऐसे लिखा होता है ना, विवेयर ऑफ डॉग्स ऐसे करके। अब यहां पे देखो क्या लिखा हो, नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इंप्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट्स। अब डेली अरेंजमेंट्स जो अंडरलाइन किया गया है, इसको इंप्रूव करना है। तो डाइविंग टेक्निक्स, डाइनिंग कैटेगरीज, एग्जिस्टिंग कैलामिटीज और लिविंग कंडीशन, आगे पढ़ लेते हैं इसको। द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज टू सिटीजन एज सच एज फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल हेल्प एंड सो ऑन, एज वेल एन इंक्रीज इन कैपिटल इनकम। देखो पहले तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने से पहले उसका टाइप समझना चाहिए कि इसका टाइप क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, लेकिन इंप्रूव हम कब करते हैं, जब कोई भी अंडरलाइन वाला पार्ट जो है वो गलत है। अब यहां पे लिखा है डेली अरेंजमेंट, तो डेली अरेंजमेंट वर्ड को आपको रिप्लेस करना है इसमें से किसी एक ऑप्शन से। नो इंप्रूवमेंट का आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो डेली अरेंजमेंट क्या होता है, उसने आगे यहाँ पे मेंशन कर रखी है कुछ चीजें, जैसे कि खाना हो गया, फूड, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज, मेडिकल हेल्प। तो ये इन सब चीजों को आप क्या कहोगे, डेली अरेंजमेंट्स या डाइविंग टेक्निक्स तो होगा नहीं, डाइव करने की कोई टेक्निक नहीं इसमें नहीं है। डाइनिंग कैटेगरीज, खाने पीने की कैटेगरी एक कैटेगरी हो जाएगी। एग्जिस्टिंग कैलेमिटी मतलब कैलेमिटीज की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है, आपदाओं की। और लिविंग कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से इंसान को जिंदा रखा जाता है। जैसे अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, खाना, कपड़ा मैंडेटरी है, घर, ठीक है। उसके अलावा जैसे एजुकेशन हुआ, सोशल सर्विसेज हो गई, मेडिकल हेल्प हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप लिविंग कंडीशंस कह सकते हो अरेंजमेंट की जगह, ठीक है। और नो इम्प्रूवमेंट आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसका तो उसने ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम फ्रेज रिप्लेसमेंट के सवाल कहते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल, इस व्यक्ति को क्या कहती है, वन वर्ड का सवाल है, हालांकि इंप्रूवमेंट में उसने पूछ लिया है। द ट्रैफिक सर्जन प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, कि जो राज था वो ड्रग्स और एल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर है, मतलब उसको अभी भी नशे हो रखे हैं। जैसे आपने दारू पी शाम को, तो अभी सुबह आपको जो हैंगओवर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनएब्रिएटेड या फिर सिमोनाइज्ड या फिर पॉनीड या फिर पॉक्ड। भाई इसको इनएब्रिविएट बोलते हैं जब आपको हैंगओवर हो रखा होता है ना, जब आपको आपके ब्लड में ड्रग पाया जाता है या अल्कोहल पाई जाती है, तो उसको बोलते हैं, जैसे आपका टेस्ट होता है कि तुमने दारू पी है कि नहीं है, तो ब्लड में बोलते हैं कि इसने 24 घंटे पहले दारू पी है, कम से कम है 48 घंटे पहले दारू पीनी चाहिए, तब हमारे ब्लड से पूरी तरह से अल्कोहल गायब होता है। तो उस व्यक्ति को बोलते हैं हाँ एब्रिएटेड, ठीक है। एब्रिएटेड का होता है, एब्रिएट का होता है उल्टा इनएब्रिएट। अगर आपके ब्लड में कोई भी अल्कोहल कंपोनेंट नहीं है तो आपको कहा जाएगा एब्रिएटेड, और इनएब्रिएटेड होता है जिसके अंदर अल्कोहल पाया जाता है, ठीक है। नशे में धुत। सिमोनाइज्ड होता है अनुकरणीय, किसी चीज को अनुकरण किया जाता है उसको। पॉनिड होता है टट्टू, मतलब भाड़े का। पॉक्ड तो कोई अलग वर्ड है, कुछ पता नहीं क्या होगा। आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग, इफ इज रेनिंग कैसे हो सकता है, कंजंक्शन के तुरंत बाद वर्ब और आईएनजी किसके लिए आ रहा है, मेन वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब किसके, सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं है। अकेला रेनिंग भी नहीं होगा, इज रेनिंग भी गलत है, इट रेन्स हो जाएगा, या विल रेन हो सकता था या रेन्ड हो सकता था, लेकिन यहाँ पे विल लगा हुआ है और इफ लगा हुआ है, तो कंडीशन सेंटेंस में इफ के साथ विल नहीं आ सकता, पास्ट हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर बना हुआ है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है इट रेन्स। अगर बारिश होती है तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच, गेट ऑफ माइन, गेट ऑफ माई, गेट ऑफ माइन, या फिर गेट ऑफ माई काउच, गेट ऑफ माई काउच, गेट ऑफ। ये तो कुछ गड़बड़ है सवाल में, कुछ गड़बड़ है इसमें।
क्योंकि यहाँ पे ना गेट ऑफ होगा ये गलत है। तो गेट ऑफ होता है दूर रहना, ठीक है, गेट ऑफ जो होता है दूर रहना होता है। तो इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, इसमें ऑफ गलती से लिख गया, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेता हूं, उसमें भी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। 40 यहाँ पे गेट ऑफ है, ओ एफ, उसको रिप्लेस करना है। गेट ऑफ तो सही लिखा हुआ है, उसमें तो कोई गलती है ही नहीं। अब ये मत करना कि नो इंप्रूवमेंट लगा दो, इसमें गलती है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ फ्रेजल वर्ब लगानी थी आपको गेट के साथ ओ एफ एफ वाला। अ कैटल आर, ये फिल इन द ब्लैंक के सवाल है। टू हर्ड सो आर बर्ड्स टू डैश। देखो अगर हम जो कैटल है उसको हम क्या कहते हैं, हर्ड, यानी कि जो जानवरों का झुंड होता है उसको हर्ड कहा जाता है। तो पक्षियों के झुंड को, मैंने बताया था ना झुंडों के सवाल आते हैं, झुंडों से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे हाँ फ्लॉक होता है, जो पक्षियों का एक झुंड उड़ता है ना उसको फ्लॉक बोलते हैं, समझ के। भेड़ों के झुंड को भी फ्लॉक कहा जाता है। लिटर कूड़ा करकट होता है लिटर, ठीक है। पैक होता है मुर्गियों का और एक किसी भी चीज का जो पैकेट होता है, ठीक है, चीजों का पैकेट भी होता है और मुर्गियों को भी पैक बोलते हैं, हैन। और स्ट्रीक तो कोई भी चीज होती है, लाइन होती है, कतार जिसको बोलते हैं, किसी चीज की जो कतार होती है ना उसको बोलते हैं। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो डैश, सो मतलब सो लाउड, ऑब्वियसली लाउड होगा, ठीक है। ये तो प्रशंसा वाला लाउड है, ये चिल्लाना वाला लाउड है, ठीक है ना। ये लाउड LAUD होता है प्रशंसा करना, LOUD होता है ऊंची आवाज। लॉर्ड जो होता है वो भगवान होता है, लव्ड प्यार करना होता है। देयर आर रोज ऑफ चेयर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द डैश, ऑफ द एल, आइल, आइल होता है, आइल होता है, आइल मतलब होता है गलियारा, जो आप स्पेशली देखते होंगे जैसे बस है या चर्च है या शादी का कोई समारोह है, तो चारों तरफ चेयर्स पड़ी होती हैं और बीच में एक गलियारा जैसा होता है, रेड कारपेट बिछा होता है ना, ऐसे करके जो जगह छोड़ दी जाती है उसमें से निकलने के लिए, तो उस जो गैलरी होती है उसको हम आइल बोलते हैं, AISL। ये वन वर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। ये वन वर्ड के सवाल ब्लैंक में डाल देते हैं, फिल इन द ब्लैंक में। दो टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब जब प्री एग्जाम आपसे पूछा जाएगा, प्री एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, तो उसमें यही खास बात है कि प्री एग्जाम के अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल देते हैं। इसमें होमोनियम ढूंढना है, मतलब होमोनियम से फिल इन द ब्लैंक बनाना है। इसमें भी ब्लैंक ही, आई जस्ट डैश सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन, साइट और साइट। देखो कंपैरिजन के लिए आपको कुछ फिगर्स साइट करने हैं, तो साइट का मतलब क्या होता है बताओ। देखो आई विल जस्ट साइट सम फिगर्स फॉर कंपैरिजन। तो साइट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो साइट लिखा हुआ ना CIT का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये होती हैं कुछ चीजें, बोलते हैं ना कि साइट करना, तलब देना होता है, इसका मीनिंग कुछ होता है साइट। जैसे अदालत में जब हम जाते हैं ना उसको बोलते हैं साइट करना, अदालत में जो तलब देते हैं। तो ये इसमें नहीं होगा आंसर, ये इसमें साइट नहीं होगा। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो सेट होता है ना, ये साइट होता है, और ये होता है दृश्य, देखना होता है, ठीक है। ये होता है दृश्य, ये होता है आपका साइट, जो जहां पे आपका काम चलता है, निर्माण स्थल, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, ये होता है निर्माण स्थल, और ये होता है नजर। तो ये होना चाहिए आंसर आपका 4th होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसमें भी गड़बड़ी हो गई आंसर में, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th होगा। दृश्य होता है और देखना होता है, ठीक है, गौर से देखना होता है किसी भी चीज को। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर 4th होना चाहिए था। और ये होता है अदालत में तलब देना। तलब होता है कि वो बोलते हैं ना कि वहां पे अदालत में पहुंचना होता है किसी की गवाही ववाही के लिए, अदालत में उपस्थित होना, लिख लो उपस्थित। ऐसे लिख लेना, ठीक है। और ये सेट जो होता है, पता नहीं सेंट होना चाहिए था या तो इसकी जगह, ठीक है, पर कुछ और होता होगा इसका मीनिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 में भी गड़बड़ है, इसको भी लिख लेता हूँ, इसमें सब करेक्शन करवाऊंगा बाद में।
हैबिचुअल, हैबिचुअल मे बी रिप्लेस्ड बाय डैश। अब हैबिचुअल वर्ड को आप कौन से शब्द से जो है रिप्लेस कर सकते हैं? स्टेगनेंट से कर सकते हैं, या कॉन्टिन्यूअल कर सकते हैं, या टेम्परेट कर सकते हैं, या हॉलिस्टिक। देखो हैबिचुअल का मतलब होता है जब आप किसी काम को रेगुलरली करते हो, लगातार, कि मुझे इस चीज़ की हैबिट पड़ गई है, रीडिंग की हैबिट पड़ जाती है, कुछ लोगों को शराब पीने की हैबिट पड़ जाती है, रेगुलर पीते हैं। तो जब काम को आप लगातार एक रिदम में, एक रूटीन में करने लग जाते हो तो उसको कॉन्टिन्यूअल या फिर हैबिचुअल बोलते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में क्या फ़र्क होता है? कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअल, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों का मतलब लगातार होता है, लेकिन ये वाला जो लगातार होता है वो विदाउट ब्रेक होता है, और ये रुक रुक के होता है, ऐसे करके। जैसे आपकी जो क्लास होती है तो वो कॉन्टिन्यूअल होती है ना, कि कॉन्टिन्यूअस डेली डेली जो क्लास होती है, 1 घंटे 2 घंटे क्लास होगी, उसके बाद ब्रेक, फिर से क्लास, फिर ब्रेक, फिर क्लास। लेकिन जो काम जैसे 1 घंटे जो क्लास चलती है वो लगातार चलती है। जैसे अगर 6 घंटे की एक ही क्लास है, 1 बजे से 2 बजे तक जो क्लास है वो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन क्लास नंबर 1 से क्लास नंबर 10 तक जो है कॉन्टिन्यूअल है। ये फर्क होता है। स्टेगनेंट आलसी होता है, जो एक जगह पे स्थिर होता है, इसकी जगह लिख लेना स्थिर। टेम्परेट होता है जो गर्म होता है, हल्का सा मुलायम नरम, जिसको बोलते हैं टेम्परेट, टेम्परेचर से बना सकते हो। हॉलिस्टिक होता है संपूर्ण रूप से, कंप्लीट, हॉलिस्टिक। अब आ गए हैं आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन, मतलब 45 क्वेश्चंस हो गए, 15 15 15। पैसिव वॉइस 15 आपके नरेशन, 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर के, जिसमें एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक हो गए। अब आ जाते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और स्पेलिंग टेस्ट के। 4 तरह के क्वेश्चन होंगे, 5 तरह के, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम और स्पेलिंग टेस्ट। 7 क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका इंट्रीग्विंग, इसका क्या है सिनोनिम बताना है। तो ग्लोरीफाइंग होगा, रेविशिंग होगा, स्टनिंग होगा, या इंटरेस्टिंग होगा। सोच के आंसर करो, सब लोग आंसर किया करो, ठीक है। सिनोनिम बताना है। इंट्रीग्विंग क्या होता है? इंट्रीग्विंग होता है जब आप किसी भी चीज में रुचि लेते हैं, इंटरेस्टिंग, ठीक है, रुचिकर जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलचस्प, ठीक है, इंटरेस्टिंग। ग्लोरीफाइंग होता है महिमा से रिलेटेड होता है, मतलब ग्लोरीफाइड। एक होता है ना किसी पे आपकी दया हो जाती है, बहुत सारा कुछ, मतलब ग्लोरी, ग्लोरी जिसको बोलते हैं। और रेविशिंग होता है सुंदर, है ना। स्टनिंग होता है अद्भुत, चमत्कारिक। आई ऑलवेज इंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स या एडमायरिंग टीचर्स, डेरोगेटरी या ड्यूटीफुल या फिर इंसोलेंट। मैं हमेशा एंजॉय करता हूं उन टीचर्स की कंपनी को। किस तरह के टीचर्स? एडमायरिंग टीचर जिनकी प्रशंसा होती है, डेरोगेटरी या ड्यूटीफुल। ऑब्वियसली क्या होगा? ड्यूटीफुल। फिर ड्यूटीफुल का मतलब होता है वे टीचर जो कर्तव्यपूर्ण होते हैं, निष्ठावान होते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, उनको कहते हैं हम लोग ड्यूटीफुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, तो उनके साथ मुझे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एडमायरिंग प्रशंसनीय होते हैं, प्रशंसा करने लायक, है ना। इंसोलेंट होते हैं ढीठ उद्धंट टाइप के व्यक्ति। तो एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब। अगला बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, ही बिकेम वर्बोस। देखो वर्बोस का सिनोनिम आपको बताना है। वर्बोस होता है बाचाल, बहुत ज्यादा बात करने वाला, टॉकेटिव हो जाएगा। वर्बोस होता है वाचाल, ठीक है, अधिक बात करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको बोलते हैं वर्बोस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है। अग्रेसिव होता है लड़ाकू आदमी, जो हमेशा आक्रामक होता है, इसके अंदर गुस्सा होता है। डिसिसिव होता है निर्णायक, जो डिसीजन लेता है। एग्जॉस्टिव होता है संपूर्ण, कंप्लीट। एक और शब्द अंडरलाइन किया गया है, यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन क्या होता है, इसका आपको सिनोनिम ढूंढना है, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन सा है, इसके नाम में से भी आप इसका आंसर चूज कर सकते हैं। इसके नाम में ही, इसके इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखो यूटिलिटी, यूटिलिटी जानते हो क्या होता है? यूटिलाइज जानते हो क्या होता है?
यूटिलाइज करना ये वर्ब होती है, प्रयोग करना, यूटिलिटी प्रयोग होता है, यूटिलिटेरियन एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये नाउन होता है, प्रयोग इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है प्रयोग करना, इसका मतलब होता है प्रयोग करना, इसका मतलब प्रयोग होता है, इसका मतलब प्रयोगात्मक होता है, यानी कि जिस चीज़ को आप उपयोग में ला सकते हो, यानी कि यूजफुल हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ जो यूजफुल है जिसको आप प्रयोग में ले सकते हो। थ्रस्ट प्यास होती है, सॉरी थ्रस्ट वो थर्स्ट होता है, अच्छा थ्रस्ट होता है धमकी देना, ठीक है, धमकाना। फैंसीफुल होता है, थर्स्ट अलग चीज़ होती है, ये थ्रस्ट है, थर्स्ट अलग है, ठीक है, THURST। और फैंसीफुल होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, और डिसटेस्टफुल जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। इनएविटेबल का सिनोनिम बताओ, इनएविटेबल का सिनोनिम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी कंप्लीटेड, मतलब 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, ठीक है। देखो इनएविटेबल, एविटेबल होता है आपका अनिवार्य, ठीक है, और इनएविटेबल इसका मतलब होता है अनिवार्य। क्या होता है इसका मतलब? अनिवार्य, यानी कि जो चीज़ जरूरी है इसको आप जो है करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपका काम नहीं चलेगा, उसको कहते हैं इनएविटेबल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अनडिनाएबल, ठीक है। अनडिनाएबल मतलब आप खुद से भी नहीं चाह के इसको जो है मना कर सकते, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अनडिनाएबल, अखंडनीय मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। एस्केबल होता है परिहार्य, यानी कि इसको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। एडवेंचरस होता है साहसी दिलेरी भरा काम, और इमेमोरेबल होता है जो याद ही ना रहे, जिस चीज को आप याद नहीं करते। 50 क्वेश्चन हो गए भाई, अभी 50 और बाकी हैं। द कमिटी वांटेड अस टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का आपको सिनोनिम बताना है। एलैबोरेट हो जाएगा, एलैबोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत विस्तार में उसकी व्याख्या करना। ट्रबल होता है, ट्रबल परेशानी, मुश्किलें। कलेक्ट होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। कीन होता है एक्साइटेड। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस जानते हो ना, परिणाम होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, तो आउटकम हो जाएगा। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है ना, परिणाम जो होता है उसको कहते हैं आउटकम। आगे चलो। ओरिजिन होता है मूल। स्टार्ट होता है चीजों की शुरुआत करना। बिगिन होता है शुरुआत करना। एक होता है पैट्रियट, देशभक्त होता है। नेशनलिस्ट तो राष्ट्रीय होता है, ये होता है ट्रेटर। ट्रेटर होता है, देशभक्त का मतलब भी ट्रेटर होता है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, उल्टा बता दिया, ऊपर नहीं पढ़ पाया। देखो पैट्रियट होता है नेशनलिस्ट, यानी कि ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूटीफुल कर्तव्यपूर्ण होता है वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्य को अच्छे से करता है। तो नेशनलिस्ट तो ठीक है, राष्ट्रीयवादी जो अपने राष्ट्र के लिए सोचता है। ऊपर एंटोनिम लिखा है तो यहाँ पे आपको अपोजिट मीनिंग बताना था, ठीक है। ट्रेटर होता है जो आदमी गद्दार होता है, जो आपको धोखा दे जाता है, अपने देश को जो धोखा देता है उसको बोलते हैं गद्दार। लॉयल होता है वफादार। तो ये चारों जो वर्ड है ना, तीनों, ये तो लगभग पॉजिटिव वर्ड है जो कि इसके सिमिलर मीनिंग देते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन है ट्रेटर जो इसका उल्टा मीनिंग। ऊपर डायरेक्शन नहीं देख पाया, वही मैं कहूँ कि ट्रेटर कैसे आंसर हो जाएगा। एंटोनिम्स हो गए, मतलब वहां से चेंज हो गया अब आपके क्वेश्चंस। हाँ, ल्यूसिड होता है वेरी क्लियर, ठीक है, और एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, तो ये हो जाएगा। ऑपोजिट मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग नहीं बताना है, ठीक है। ल्यूसिड होता है क्लियर, अगर कोई चीज साफ सुथरी है, क्लियर है, तो उसको ल्यूसिड कहते हैं। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, अनक्लियर। इंटेलिजिबल होता है समझने लायक, जो चीज समझ में आ जाए, सुगम, आसान, इजी, और अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। ट्रांसपेरेंट होता है ऐसी कोई चीज जो पारदर्शी होती है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं, जो चीज क्लियर होती है उसको कहते हैं। ऑर्डरली होता है एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, जब कोई चीजें बड़ी प्रॉपर तरीके से अरेंज होती हैं, घर में साफ सारी चीजें अरेंज्ड हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्डरली। एंटोनिम बताना है ट्रेटर का, जो अभी अभी पढ़ के आए हो। पैट्रियट होना चाहिए था, अगर इसमें पैट्रियट नहीं है तो ऑनेस्ट और लॉयल हो जाएगा, ठीक है। लॉयल, ऑनेस्ट तो ईमानदार होता है, लॉयल होता है वफादार, जो कभी भी किसी से गद्दारी नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रेटर का। ऑनेस्ट होता है, ईमानदार। डिफेंडर होता है जो रक्षा करता है किसी चीज की। बिट्रेयर होता है धोखेबाज, ठीक है। बिट्रेयर होता है धोखेबाज, लिख लेना। प्रकट करने वाला तो लिखा ही है, इसके साथ धोखेबाज भी लिख लेना, बेट्रे करना।
धोखेबाज, जो धोखा दे जाता है, बिट्रे कर देता है, उसको कहते हैं बिट्रेयर। डेवलप्ड कंट्रीज आर एट अ डिसएडवांटेज, एट अ डिसएडवांटेज मतलब कोई ऐसी चीज है जो डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब डिसएडवांटेज का उल्टा बताना, पहले तो आपको बताओ कोई चीज जिससे आपको डिसएडवांटेज होते हैं तो एडवांटेज इसका उल्टा होना चाहिए था। अब ऐसा कौन सा वर्ड है जो एडवांटेज का सिनोनिम हो सकता है? यस, उसके जैसा मीनिंग दे सकता है। पावर्ड तो पावर वाजा होता है, प्रिविलेज हो जाता है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार देना। आपको मैंने बेस्ट फ्रेंड मान लिया, इसका मतलब हर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, है ना। आपको अलग तरह के अधिकार है, मुझे आपसे फायदा है और तुम्हें मेरे से फायदा है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही रिलेटेबल हैं, अप्रोप्रिएट हैं। लेकिन उस चीज कोई दूसरा व्यक्ति है जो हमारा फायदा उठा जाता है तो उसको कह सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो गलत होती है, जिसके एडवांटेज नहीं होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे एक दोस्त ऐसा है जो हमेशा आपसे पैसे मांगता रहता है, आपके पैसे वापस नहीं करता है, तो उसको बोल सकते हैं इससे मुझे नुकसान है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने प्रिविलेज्ड कर रखा है ना, तो उसको कहते हैं ये है हमारा अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त। पावर्ड होता है संचालित, जिसमें ताकत दी जाती है पीछे से, पावर्ड बाय बोलते हैं ना, ऐसे करके। यूजलेस होता है फालतू की चीज, और अनहैप्पी होता है अप्रसन्न। ट्रियम्फ क्या होता है? ट्रियम्फ बताओ, इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एंटोनिम्स में जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, वो क्या होती है कि हमारी वोकैब पावर जो होती है, वर्ड मीनिंग्स बहुत कमजोर होती है। मतलब जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग हमें नहीं पता होता। इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन फॉर अ स्टूडेंट, जब वो आंसर ऑप्शंस की मीनिंग पता होते हुए भी वो आंसर गलत करके आ जाता है। ट्रियम्फ का मतलब होता है विक्ट्री, विजय, जीत कह सकते हो। तो इसमें आपको विक्ट्री ऑप्शन अगर दे रखा होता, सिनोनिम पूछता, तो विक्ट्री आप लगा के आते, लेकिन यहां पे डिफीट मतलब होता है हार, विजय और हार, ठीक है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफीट। कैप्चर होता है पकड़ना, किसी चीज को कब्जा कर लेना। अटेनमेंट होता है प्राप्त करना, और सक्सीड होता है सफल होना। रेनेन फील्स दैट द नोशन ऑफ, नोशन बताओ, नोशन का ऑपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है? नोशन का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? पहले आपको नोशन का मतलब पता होना चाहिए। नोशन का मतलब होता है विचार, विचारधारा जिसको कहते हैं ना। हाँ, धारणा कह सकते हो, विचारधारा कह सकते हो, या फिर धारणा लिख लो। आपकी जो धारणा है किसी भी चीज में कि ऐसा होता है वैसा होता है, आपकी जो विचार है उसको कहते हैं, है ना। ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फार्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रियलिटी। अब देखो, एक्चुअली जैसे आपने मान लिया कि पत्थर में भगवान बसते हैं, ऐसा आपको लगता है, यानी कि आपने बोल लिया कि पत्थर में भगवान बसते हैं, तो ये आपकी धारणा है। दूसरा व्यक्ति अपोजिट खड़ा हुआ है कि नहीं पत्थर में भगवान नहीं बसते, वो उसकी धारणा है। असल में रियलिटी कुछ और हो सकती है। हो सकता है भगवान बसते हो सकता है नहीं बसते हो, रियलिटी कुछ और है, बट आपकी धारणा है। आप कह रहे हो कि बसते हैं, वो कह रहे हैं नहीं बसते हैं, तो ये अपनी अपनी धारणा है, ये रियलिटी नहीं है। बोलते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि लोग ऐसे होते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और हो सकती है। तो धारणा और रियलिटी में फर्क होता है। हम बोलते हैं कि लोग सारे ऐसे होते हैं, लोग झूठे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं, लोग जरूरी थोड़ा ना ऐसे ही होते हैं, वैसे भी हो सकते होंगे, ऑपोजिट भी हो सकता है। रियलिटी किसी को नहीं पता। क्वांशिएंट होता है भागफल, पोर्शन होता है हिस्सा, लॉ होता है कानून। वैक्स, अब ये जो वो वाली वैक्स मत समझ लेना जो आप हाथ पैरों पर लगवाते हो। वैक्स का मतलब बताओ। पॉलिश, केन, वेल या फिर वेन। देखो, वैक्स का मतलब होता है कमी, ठीक है, गिरावट। जब किसी भी चीज में गिरावट आती है ना, तो उसको कहते हैं वैक्स। और वेन होता है वृद्धि, किसी भी चीज में जब बढ़ोतरी होती है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल देता हूं। वैक्स और वेन, वेन का मतलब होता है गिरावट, जहां मीनिंग लिखना चाहिए था वहां उल्टा लिख दिया मैंने। वेन का मतलब होता है कमी, गिरावट, मीनिंग नीचे लिखना चाहिए था, ऊपर वाले का तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है वृद्धि, यानी कि इंक्रीज। तो वैक्स मतलब होता है बढ़ोतरी और वेन मतलब होता है कमी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। मुझे नीचे वाले का आंसर लिखना था, मीनिंग लिखना था, ऊपर वाले का लिख दिया। पॉलिश होता है समाप्त करना, और पॉलिश तो चमकाना होता है, एबॉलिश होता है समाप्त करना।
पॉलिश से हमने एबोलिश को कई बार याद किया ना, तो पॉलिश ऐसे याद रह गया है। एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। केन मतलब होता है डंडा, छड़ी। केन वैसे शुगर केन होती है ना, डंडा होता है, लाठी जिसको बोलते हैं। वेल होता है किसी के प्रति सिंपैथी प्रकट करना। बैड आयरन एक ईडियम होता है, इसका मीनिंग बताओ भाई। बहुत अब ईडियम्स के क्वेश्चंस आ गए यहां से, ठीक है, बताइए। बैड आयरन एक ईडियम होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं दुर्भाग्य। बोलते हैं मेरा दुर्भाग्य कि मैं तुमसे मिला, मेरा दुर्भाग्य मुझे तुम जैसी संतान पैदा हुई। तो बैड लक इज द करेक्ट आंसर। बैड आयरन का मतलब होता है दुर्भाग्य। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ होता है बाल बचना, या बहुत ही नैरो मार्जिन, विद नैरो मार्जिन इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे मतलब जैसे बोलते हैं कि यार मान लो मैं ट्रक से आज एक्सीडेंट होते हुए बचा हूं, कितना, ये मान लो बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। इसका मतलब बहुत ही जरा सा, मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बस बच गए हो, है ना। बहुत ही रियरली, बहुत ही कम मार्जिन, विद नैरो मार्जिन आप कह सकते हैं। इसका मीनिंग होता है बेयरली। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री नहीं होगा, काइंड टुवर्ड्स द वीक नहीं होगा, डिटरमाइंड टू स्ट्राइक नहीं होगा, जस्ट बेयरली। ये मान लो बच के ही आ गया है, बाल। अगला बताओ। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन में होना। बोलते हैं कि यार एक मेरा दोस्त है श्याम, वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है, ऐसे करके बोल देते हैं, है ना। तो ही स्टैंड्स विद मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब इन एवरी सिचुएशन। ठीक है भाई, तो क्या आंसर हो सकता है? इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स ऑल्सो, इन एवरी सिचुएशन, चाहे मेरा अच्छा समय हो या बुरा समय हो। ठीक है ना। इट टर्न्स टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ वरदान। छिपा हुआ वरदान होता है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, ही हैज अ गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड। जैसे मान लो घर वालों ने आपको डांट दिया, या घर वालों ने आपको टॉर्चर किया, घर वालों ने आपको बचपन में मारा, पीटा, कूटा, गलत कामों से रोका, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये अच्छा हुआ, वरना मैं बिगड़ जाता, तो घर वालों ने आपको संभाल लिया। पहले मुझे वो बुरा लगता था, ये मेरे साथ हुआ है, मैं अपना बताऊं कि मेरे घर वाले परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मारते थे, कूटते थे। मुझे उस टाइम पे बहुत बुरा लगता था, यार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं इनके लिए बुरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब हद से ज़्यादा कोसता था सबको, मेरे भैया को, पिताजी को, मम्मी को, सबको, कि यार ये मेरे भाई बहनों को, कि ये सब लोग मुझे पीटते हैं, मेरे से चिढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, मुझे ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। लेकिन बाद में भी पता चलता है कि चलो ठीक है, जो किया अच्छा किया, इस चीज़ की हमें लत नहीं लगी, हमें इस चीज़ के लिए, है ना, किसी भी चीज़ की जो है शुक्रगुजार होते हैं कि ठीक है हम लोगों को अच्छे से मारा पीटा गया या जो भी ट्रीट किया। तो इसको कहते हैं छिपा हुआ वरदान, यानी कि वो लोग आपसे नफरत नहीं कर रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि तुम सही राह पे जाओ, वो चाहते हैं कि आप सही बनो। तो बाद में पता चलता है, तो ऐसा वरदान जो पहले आपको बुरा लग रहा है लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये सही है, इसको कहते हैं। घर वाले आपको गाली देंगे, मारेंगे भी, पीटेंगे भी, बोलेंगे कि तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर आप पे प्राउड भी फील करते हैं कि हमारे बेटे ने इतना अच्छा कुछ कर दिया, या वो पढ़ता है, या बाद में तारीफ करते हैं लोगों के सामने, पहले नहीं करते क्योंकि आप बिगड़ जाओगे। ही हैज अ लॉस ऑफ माइंड, ही इज फॉलिंग फॉल ऑफ का मतलब बताओ क्या? तो फॉलिंग फॉल ऑफ का मतलब क्या हो सकता है? इडियम है ये। फॉलिंग फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? ही हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, मतलब जब अपना माइंड खो देने का मतलब होता है कि आप अपना टेम्पर खो चुके हैं, मतलब आपको गुस्सा बहुत आ गया है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग फॉल ऑफ एवरीबॉडी। हर किसी से झगड़ा करने लग जाता है, उसका दिमाग हिल गया है। बोलते हैं ना यार इसका दिमाग हिला हुआ है क्या, ये हर किसी से लड़ाई करता रहता है। तो फॉलिंग फाउल ऑफ का मतलब होता है फाउल ऑफ मतलब होता है कुछ गलत करना, उल्टा करना, यानी कि हर व्यक्ति से लड़ना है। अगर लड़ रहा है तो उसको कहते हैं क्वारलिंग विद समवन, क्वारलिंग विद एनीवन, इट मींस फॉलिंग फॉल ऑफ क्वारलिंग विद, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, झगड़ा करना, मूल झगड़ा करना। टू विन टू माइंड्स मतलब वह व्यक्ति जिसके दो माइंड है, मतलब दो तरह से बात कर रहा है, इसको बोलते हैं दोगला आदमी, इसको कहते हैं दोगला आदमी। वह व्यक्ति जो दोनों तरह से बोलता है कि यार, बोलते यार ये, मतलब आपस में दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो बोलता है कि यार देखो ये सही कह रहा है, हाँ यार तू कह तो सही रहा है पर तेरी भी बात गलत नहीं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसको क्या कहोगे? टू बी अनसर्टेन, मतलब जो व्यक्ति
डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली वो करना क्या चाहता है, एक्चुअली उसका मन क्या है। वो जैसे बोलते हैं यार ट्रिप पे चले आज घूमने, हाँ चलो चलते हैं, थोड़ी देर बाद बोलता है यार मम्मी मारेंगी, पापा मारेंगे। ऐसा व्यक्ति है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता होता है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है बताओ? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। वह व्यक्ति जिसको अच्छी कला आती है बोलने की, उसको हम गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। भगवान ने इसको बोलने की कला दी है। फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फर्स्ट स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, अच्छा बोलने की कला जो होती है ना उसको बोला जाता है। ठीक है, ये वन वर्ड के क्वेश्चंस आ गए। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ वैन, जिप्सीज, कैराविन, कैराविन होगा, कारवां जिसको बोलते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वे बहुत सारी गाड़ियों में बैठ के जब लोग निकलते हैं ना, एल्विस यादव भाई, एल्विस भाई को कोई बोल सकता है क्या? तो उस टाइप के लोग जब गाड़ियां लेके बहुत सारे लोग एक साथ निकलते हैं ना रोडों पर, उसको बोलते हैं कैरावन, मतलब कारवां। जिप्सीज तो जिसमें जिप्सी गाड़ियां होती हैं। ब्रूड होता है बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का झुंड। कॉन्स्टलेशन होता है तारामंडल। अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ रियल और फिक्शनल इवेंट्स टॉकिंग प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। विटनेस, जर्नल, सागा और केस स्टडी तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ होती है, इसको सागा बोलते हैं। सागा क्या होता है? इसको बोलते हैं कथा। जैसे मान लो एक कथा आपको सुनाई जा रही है, चाहे वो फिक्शनल हो, फिक्शनल का मतलब होता है झूठी मनगढ़ंत कहानी, या फिर रियल हो। जैसे महाभारत है तो महाभारत को एक गाथा बोलते हैं कि कुछ लोग कौरव पांडवों के बारे में यहाँ पे ऐसे करके बताया जाता है। ठीक है ना, सागा उसको बोलते हैं, कथा। विटनेस तो गवाह होता है, जर्नल होता है पत्रिका। अ पर्सन हु कंपाइल अ डिक्शनरी, वो सबको पता है क्या होता है। एक तो होता है लेक्सिकोग्राफर, जिसको डिक्शनरी बनाने वाला व्यक्ति होता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ठीक है, और एक होता है कार्टोग्राफर जो मैप बनाता है, मैप्स, उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। बिब्लियोफाइल वह व्यक्ति होता है जो किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता है। आइकोनोक्लास्ट होता है जो मूर्तियों को तोड़ता रहता है, मूर्ति भंजक। वह व्यक्ति जो मूर्तियों को तोड़ता रहता है, मूर्ति भंजक कहलाता है। ठीक है, और प्लेगियरिस्ट होता है साहित्यिक चोरी। जैसे मान लो आपने कोई पोएम लिखी और वो मैंने चुरा के पब्लिक कर दी और अपना नाम डाल दिया कि ये पोएम मैंने लिखी है, इसको। अ सेंटिमेंटल मेमोरी ऑफ द पास्ट, आपको अगर पास्ट की याद आती रहती है तो उसको क्या कहेंगे? यूफोरिया, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉस्टैल्जिया। ठीक है, सभी लोग आंसर किया करो। आप लोग देखो आंसर करते हो तो काफी अच्छा लगता है जवाब, मामला गड़बड़, चाहे गलत करो बट आंसर सभी लोगों को करना होता है। ठीक है ना, नॉस्टैल्जिया होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उदासी, जिसमें पास्ट की याद आती रहती है। मिस्टीरिया होता है मिर्गी, जब आपको अचानक से मिर्गी आ जाती है, गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं। मेनिया पागलपन होता है। यूफोरिया होता है उत्साह, हैप्पीनेस। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, देखो झुंडों के नाम मैं आपको एक छोटे सी वीडियो में अलग से यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप लोग भी देख लेना, बाकी के लोग भी देख लेंगे। ठीक है, जैसे चींटियों का झुंड होता है स्वार्न, ऐसे ही मछलियों का जो झुंड होता है उसको सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल। मछलियों का जो एक झुंड होता है, जैसे आप दाना डालोगे सारी मछलियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है ना, उसको शोल बोलते हैं। स्ट्रीम होता है धारा प्रवाह, और सीप होता है पुलिंदा, जो कि आपका पौधों का पुलिंदा होता है। आपने देखा होगा गांव में जब गेहूं की कटाई होती है ना, ज्वार की कटाई होती है, तो उसको उनके एक पुलिंदा बना बना के डाल दिए जाते हैं खेत में बांध बांध के। ठीक है, उसको बोलते हैं। स्ट्रिंग होता है डोरी, कतार। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग, अगर एक ऐसा प्लान आप कर रहे हो कि यार इसको पीटना है, चलो सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, उसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं, कंडीशनर, ये कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। देखो स्ट्रैटेजी भी प्लानिंग होती है बट ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। इसको बोलते हैं षड्यंत्र, किसी को पीटने का षड्यंत्र रच रहे हो, किसी को हराने का षड्यंत्र रच रहे हो। कंडीशनिंग होती है अनुकूलन, यानी कि जब किसी चीज़ की कंडीशन होती है। वातानुकूल, एयर कंडीशन, वातावरण के अनुकूल, अगर आपको गर्मी लग रही है तो सर्दी लगने लगेगी, सर्दी लग रही है तो गर्मी लगने पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग होती है योजना किसी भी चीज़ को करने की, ये पॉजिटिवली यूज होगा। पुट ऑफ, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल, केयरलेसनेस और लेजीनेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मतलब ये देखो, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग मतलब किसी भी चीज़ को आप टाल देते हो,
कि ये काम मैं अगले दिन करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले साल करूंगा। क्यों? क्योंकि आप आलसी हो। तो एक्सेलरेट, लेसरेट या प्रोक्रास्टिनेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोक्रास्टिनेट मतलब किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, टाल देना। पुट ऑफ का मतलब ही टालना होता है, ठीक है ना। तो प्रोक्रास्टिनेट इज द करेक्ट आंसर। हाँ, रिकवरेट क्या होता है? ये होता है रिक्यूपरेट होता है स्वस्थ हो जाना, रिकवर्ड, इसको बोलते हैं रिकवर्ड, इसको बोलते हैं रिकवर्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं रिकवर्ड। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। और लैसरेट का मतलब होता है फाड़ना, और एक्सेलरेट का मतलब होता है चीजों में इंक्रीमेंट करना, बढ़ाना। अब देखो यहां से स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनकरेक्टली स्पेल्ड और करेक्टली स्पेल्ड, जैसे इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड ढूंढना है आपको जिसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है? बताओ फटाफट से। ये सीजीएल 2023 के क्वेश्चन से सारे के सारे देख रहे हो। 18 जुलाई 2023 का सेकंड शिफ्ट का सवाल है। हॉर्टिकल्चर, एग्निशन और कॉपुलेट या फिर पोर्शन। हॉर्टिकल्चर तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे इग्निशन जो शब्द है ना, वो इसको इग्निशन बोलते हैं। इग्निशन, इग्निशन TION होना चाहिए था, इसने SION कर दिया है। तो इग्निशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉपुलेट भी सही है, पोर्शन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है ना। इग्निशन का जो मीनिंग होता है वो ईंधन होता है, फ्यूल जिसको बोलते हैं ना। हॉर्टिकल्चर होती है बागवानी, जिसमें पौधे लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं ना, उसको कहा जाता है। पेड़ लगाए जाने वाली जो फसल होती है पेड़ों की, जिसमें बाग लगाए जाते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है ना। कॉपुलेट होता है हैविंग सेक्स, कॉपुलेट। ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी SSC सीजीएल की जो आंसर की मैंने सॉल्व कराई थी, उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं एक बार। चलो इसका आंसर बताओ। कंसीव है और डिटेक्ट है, प्रिडिक्ट है और स्टिमुलेट है, इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढनी है। और मैं इसमें ट्रिक भी बता चुका हूं पहले इस तरह के शब्दों की। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शब्द है जिसका आंसर, जिसका जो साउंड है सीव साउंड है, कैसा है? सीव। आंसर करो सब लोग फटाफट से। जैसे परसीव है, कंसीव है, रिसीव है, डिसीव है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें सी के बाद ई पहले आता है और आई बाद में आता है। इसमें भी वही है, देखो कंसीव लिखा हुआ है तो कंसीव में आई ई नहीं होगा, ई आई होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, कंसीव। मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना, ठीक है। डिटेक्ट होता है किसी चीज का पता लगाना कि यार यहाँ पे एक स्पॉट लाइन है, इसको मैंने डिटेक्ट कर लिया, पहचानना। प्रिडिक्ट होता है अनुमान लगाना, पहले से ही भविष्यवाणी करना कि आगे ये होने वाला है। स्टिमुलेट होता है उकसाना, किसी को, है ना, गलत काम के लिए उकसाना। अरिस्टोक्रेट, एडवर्टाइज, ऑक्यूरेंस और प्रेफरेंस, इनमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है? अरिस्टो नहीं होता, अरिस्ट्रो होता है, अरिस्टोक्रेट होता है, सॉरी। हाँ, अरिस्टो सही है, अरिस्टोक्रेट होता है, ई नहीं होता, गलत बता दिया। अरिस्टोक्रेट की आंसर जो है, अरिस्टो तो सही है। हाँ, इसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। अरिस्टोक्रेट का मतलब होता है कुलीन तंत्र, जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुलीन। अरिस्टोक्रेसी होता है ना, कुलीन तंत्र, उसी से बना है अरिस्टोक्रेट। ये एडजेक्टिव होता है कुलीन। एडवर्टाइज होता है विज्ञापित करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ऑक्यूरेंस भी सही है, घटना होती है। और प्रेफरेंस भी सही है, पसंद, चॉइस। इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। मैटर, ओवर रिएक्ट, वियर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस। वियर्ड की स्पेलिंग गलत है, आई ई नहीं होगा, ई आई होगा। वियर्ड होता है ऑकवर्ड, अजीब सा जो होता है ना, उसको बोलते हैं अजीब। बोलते हैं कि यार क्यों मेरे से वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, ऑकवर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो, अजीब सा, जैसे नॉर्मल नहीं होता ना, उसको वियर्ड बोलते हैं। ओवर रिएक्ट भी ठीक है, ओवर रिएक्ट सही है। मैटर भी सही है, मामला, मसला, सब सही है। कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं परिणाम, नतीजे। एक और क्वेश्चन देखोगे इसमें, बताओ। द गिवन सेंटेंसेज, यह सेंटेंस, गिवन सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, हैज सम वर्ड्स विद इनकरेक्ट स्पेलिंग। किसी एक सेंटेंस के अंदर देखो जो है स्पेलिंग मिस्टेक होगी, और ठीक है, आपको वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये लिखा हुआ है द एग्रीमेंट वॉज टर्मिनेटेड, तो टर्मिनेटेड की स्पेलिंग गलत है, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसने टर्मिनेट की स्पेलिंग सही कर रखी है ना, हाँ, और कंसेंट की स्पेलिंग भी सही कर रखी है।
आप देखोगे इसमें एग्रीमेंट की सही है, टर्मिनेटेड की गलत है, एक में इसमें गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक जो है पहला सही है, इसमें एग्रीमेंट भी सही है, टर्मिनेट भी सही है, म्यूचुअल भी सही है, कंसेंट भी सही है। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, इसका मतलब होता है सहमति, तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। अब देखो इसमें कंसेंट की स्पेलिंग सही है, इसमें कंसेंट की स्पेलिंग सही है, इसमें कंसेंट की गलत तो कर दी। इसमें म्यूचुअल की तो सब में ही सही है लगभग। इसमें टर्मिनेटेड की गलत, टर्मिनेटेड इसमें टर्मिनेटेड की सही है और इसमें टर्मिनेटेड की सही है, लेकिन इसमें एग्रीमेंट की, इसमें तो टर्मिनेट की गलत है, इसमें एग्रीमेंट की गलत है और इसमें कंसेंट की, तीनों गलत हो गए। एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों ऑप्शन सही, तीनों स्पेलिंग सही है। म्यूचुअल की तो सारे में ही सही है, तो पहला इसका करेक्ट आंसर होगा। एवराइज, एवराइज, एडवर्स, बीग और एडमोनिस। यार एवराइज होता है ना, ये कोई शब्द नहीं होता, सी होता है जिसका मतलब होता है लालची, लालच। एवराइज होता है लालच, ठीक है ना। एवराइज में सी होता है, एस नहीं होता, तभी मैं पहले ही रुक गया था देखते ही, पर मुझे चार ऑप्शन पढ़ने होते हैं। एडवर्स होता है हानिकारक, उल्टा, विरोध, अपोजिट कहते हैं उसको। और बीज होता है कोरे ऊन का रंग जो होता है, एक पर अलग तरीके से बीग, बीग बोलते हैं उसको, बीग अलग कलर का नाम होता है, ठीक है। एडमोनिश होता है डांटना, किसी को फटकारना, सुनाना, ये इसका आंसर होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डिवाइड, प्रोवाइड, सबसाइड और कन्फाइड, इनमें से कौन सा स्पेलिंग ऐसा है जो गलत है? देखो सिंपल सी बात है, डिवाइड जो होता है ना, डिवाइड, उसमें DIVIDE होता है, डिवाइड। डिसाइड में DECID होता है, डिसाइड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिवाइडिंग, डिवाइड करना, आपको आई की, ई की जगह आई करना पड़ेगा। बाकी प्रोवाइड भी सही है, सबसाइड होता है कम करना, चीज़ों को कम करना, घटना, और प्रोवाइड होता है उपलब्ध कराना। कन्फाइड होता है गुप्त रूप से बताना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना, सीक्रेटली किसी को बताना, कुछ बोलना। अब यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के, मतलब 80 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं अभी तक, ठीक है। अब थोड़े से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे 20 क्वेश्चंस वो आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट के, ठीक है ना। तो देखो क्लोज टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलतियां, मतलब दिक्कतें हो रही हैं, और आप लोगों की हमेशा से शिकायत सी रहती है ना। और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट किसी तरह की शिकायत रखें। तो एक तो जनरल थॉट में बता देता हूं कि क्लोज टेस्ट में समस्या किस किस को आ रही है और क्यों आ रही है। सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि उन्होंने जो शुरू से इंग्लिश को हाथ नहीं लगाया। क्लोज टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, पढ़ के समझना भी पड़ता है, तभी हम आंसर लगा पाते हैं। तो एक तो आपको रीडिंग हैबिट थोड़ी सी अपनी इंप्रूव करनी है, आप जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, आपके ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं, वो ग्रामर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा, फिर 1%, 2%, 5%, 10% क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें रूल्स नहीं होते जो मैं आपको पढ़ा दूँ। कोई भी एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव बंदा होगा, स्टूडेंट होगा, वो आराम से क्वेश्चंस को टैकल कर लेता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्वेश्चंस को टैकल करना क्लोज टेस्ट के। अब इस तरह का, जैसे मान लो ये क्लोज टेस्ट है तो इसमें 5 क्वेश्चन है। अब 5 क्वेश्चन को अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो आपको पहला काम तो ये करना है कि इसको पूरा मत पढ़ो, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते चलो, क्योंकि इसमें आपको तुरंत उसके आंसर्स दे रखे होते हैं, तो आप क्यों 2-2 बार मेहनत करोगे, ठीक है नहीं। तो आपके सामने पहली बात तो एक पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन भी है सारे के सारे, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बताते चलो कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। डिजिटल इंडिया के ऊपर थोड़ा सा ये पैसेज है। डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश, तो प्राइम फैक्टर्स है ना, और फैक्टर्स हो सकता था, बट फैक्टर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई डिजिटल इंडिया एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर हो सकता है, तो सिंगुलर है ना। जब ये सिंगुलर है तो फैक्टर्स कैसे हो सकता है? कैन बी द प्राइम फैक्टर्स की जगह अगर फैक्टर होता तो एक बार को आंसर हो जाता, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इम्पैक्ट, माइट, दोनों में से माइट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, क्योंकि यहां पे आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, यहां पे आपको नाउन या प्रोनाउन की जरूरत होगी, नाउन की जरूरत होगी, तो फोर्स हो जाएगा। फोर्स का मतलब होता है ताकत, बल। बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट, यहां पे नाउन की जरूरत है, फोर्स मतलब होता है ताकत, ठीक है। इम्पैक्ट जो होता है वो किसी चीज का प्रभाव होता है, तो प्रभाव की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली डैश। फॉर्मली डैश के आगे देखो ऑप्शन है आपके पास, स्टक है, प्लांटेड है,
इंसर्टेड है और एम्बेडेड है। तो इसमें से चारों में से क्या आंसर लगाओगे? फटाफट से आप आंसर करेंगे, ठीक है, जल्दी से, कि इसका क्या आंसर होना चाहिए था। फटाफट से आंसर करो इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से बताओ। सच ए ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टू बी फॉर्मली डैश इनटू गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट के अंदर डैश करने के लिए, वो भी फॉर्मली मतलब दृढ़ता के साथ डैश करने के लिए। देखो डैश क्या करोगे, स्टक मतलब किसी चीज को अटक जाना, स्टक मतलब कोई चीज चिपक जाती है उसके लिए नहीं। इंसर्ट मतलब होता है डालना, किसी भी चीज को अंदर करना, ये भी नहीं होता है। प्लांटेड होता है पौधों को लगाना, पौधे स्टेब्लिश करना, ये भी नहीं होगा। एम्बेड का मतलब होता है लागू करना। जैसे मान लो मुझे सरकार के अंदर कुछ भी लागू करना है तो उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है, और उस टेक्नोलॉजी को अगर सब लोग अडॉप्ट कर लेंगे तो उनके लिए सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है सरकार को, कि यार मुझे जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा टैलेंट है उसको उठा लो, अपने काम में लगा दो। तो ऑप्शन नंबर डी, एम्बेड मतलब होता है लागू करना। अगला क्वेश्चन बताओ भाई फटाफट से। तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या लगाओगे? एम्बेडिंग, और आगे देखो एम्बेड लिखा भी हुआ है, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी को एम्बेड करोगे। अब एम्बेड हो चुकी है टेक्नोलॉजी, तो उस टेक्नोलॉजी को जो सरकार में एम्बेड की गई है, डैश एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट डैश मतलब ये तो सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे हमें चाहिए वर्ब ऑफिसेस तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। हियरार्कीज ये भी नाउन है, ये भी गलत हो गया। डिटेल्स भी नाउन हो गया। प्रोसेस भी नाउन है लेकिन वर्ब भी होती है, ये वर्ब भी होती है, और ये सिंगुलर वर्ब है जो कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम कर जाएगी। तो प्रोसेस मतलब किसी भी चीज को प्रोसेस करना, कि आगे अब क्या होना चाहिए, इस काम को आगे प्रोसेस करो, तो प्रोसेसेस हो जाएगा। नहीं गलत हो गया, गलत बता दिया। नाउन तो सारे हैं, ये भी नाउन है, वर्ब भी होता है, प्रोसीड होता है वर्ब, गलत हो गया, नाउन होना चाहिए। आगे वर्ब यहाँ पे दे रखी है ना, वर्ब तो आगे दे रखी है, गलत हो गया। यहाँ पे भी नाउन की जरूरत होगी, तो प्रोसेसेस हो जाएगा, क्योंकि जो भी एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेसेस, जो भी गवर्नमेंट के प्रोसेसेस हैं उसके अंदर जो एम्बेड की गई है टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट की डिटेल्स नहीं होगी, ऑफिसेज नहीं होंगी, हायरार्कीज नहीं होगी, इसमें प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी एम्बेड की गई है विल डू 3 थिंग्स, वो 3 चीजें करेंगी। तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। वर्ब होती है प्रोसीड, वो मैंने गलत बता दिया, ठीक है ना। ये होता है प्रोसीड वर्ब होती है, प्रोसेस नाउन होता है, प्रोसीड वर्ब होती है। ऐसे सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड वर्ब होती है, ठीक है। विल डू 3 थिंग्स, कौन कौन सी 3 चीजें? ट्रांसफॉर्मेशन द गवर्नमेंट and make it over transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the dash pyramid किस तरह के पिरामिड की बात हो रही है भाई? हाइपोथेटिकल पिरामिड, क्लासिफाइड पिरामिड। पिरामिड होता है एक दायरा, ठीक है। तो किस तरह के पिरामिड की बात होगी? हाइपोथेटिकल और या फिर क्लासिफाइड या फिर मेथिकल तो जानते हो, मेथोलॉजी से बना हुआ मेथिकल, ठीक है। या फिर प्रोवर्बियल क्या होता है बताओ? प्रोवर्ब से बना है। प्रोवर्ब जानते हो क्या होता है? प्रोवर्ब होती है कहावतें यानी कि जो चीज सत्य है, जैसे कि बोलते हैं यार ऐसा होता है, सरकार हमेशा ऐसी करती है, सरकार हमेशा हम पे राज करती है, इस तरह की चीजें होती है ना, कहावतें हैं। जो चीज फैक्चुअल होती है ना उनको ही कहावत बोलते हैं। तो प्रोवर्बियल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोवर्बियल पिरामिड एंड मेक आवर इकोनॉमी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने करे हैं, टेक्नोलॉजी का काम है 3 जगह ट्रांसफॉर्मेशन करना, है ना। जो जनरल सिटीजन होते हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना, अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो चीज़ें अडॉप्ट की जा रही हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये सब होता है। प्रोवर्बियल होता है कहावतों से रिलेटेड, जो चीज़ें सच होती हैं, आप सच से इसको रिलेट कर सकते हैं। इस क्लोज टेस्ट का 5th वाला ऑप्शन है, इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ना शुरू करो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। 2014 मैककिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, यहाँ पे एक मैककिन्से ने कोई रिपोर्ट जारी करी होगी, कॉलेज वॉलेज होगा किसी का नाम, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट ने प्रिडिक्ट करा है, रिपोर्ट प्रिडिक्ट्स दैट द लार्ज स्केल डैश ऑफ टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल ऑफ
टेक्नोलॉजी, मैंने अभी 2-3 बार एक शब्द यूज करा है जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंटिसिपेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का एंटिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन होता है पार्टिसिपेट करना, एंटिसिपेट होता है वहां से दूर भागना, तो वो तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। मॉनिटरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की मॉनिटरिंग की बात हो रही है। थ्रू डिजिटल इंडिया पोजिशंस इंडिया विद बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो भी हमारे देश में डिजिटल इंडिया प्रोसेस चला वो बहुत ही फास्ट चला है, सबसे ज़्यादा अपना ही देश है जो पेटीएम वेटीएम यूज़ करता है, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करी है। क्योंकि इससे क्या हुआ, क्रिएटर्स निकले जिन्होंने विदेश से पैसा कमाया, यूट्यूबर जो आ गए हैं, टिकटॉकर आ गए हैं, इन्होंने विदेश से पैसा कमाया। जैसे हम कुछ भी करते हैं तो उसमें यूट्यूब का पैसा हमें मिलता है, हमें भी मिलता है, सरकार को भी मिलता है, सबको मिलता है। तो यहाँ पे अडेप्टेशन हो जाएगा, अडेप्टेशन इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि जो भी मान लो टेक्नोलॉजी आई, हम उसके अकॉर्डिंग ढलते चले गए। जैसे नया फ़ोन आया, स्मार्टफोन, तो हमने उसके हिसाब से ढल गए। हालांकि हम लोग ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, बट हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करना अलग होता है, अडॉप्ट मतलब हम उसके साथ चल दिए, ठीक है ना, वो होता है। एनहेंसिंग तो बढ़ाना होता है, तो अडप्टेशन हो जाएगा अनुकूल, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसमें 5 क्वेश्चंस के आंसर लगा लिए। अगला क्लोज टेस्ट देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लो और पढ़ते पढ़ते आंसर करना। ऐसा मत करना कि पहले पढ़ो फिर आंसर करो, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा ना इसमें। हाँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ, चलो इसमें एक चीज़ बताऊंगा थोड़ी देर में, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होता है। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश, जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं वो एक्सट्रीमली डैश हैं, एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी ऐसे करके, जैसे मान लो कि उससे पूछूं कि बताओ अपने ताऊ के बेटे का नंबर क्या है या ताऊ का नंबर क्या है, मोबाइल नंबर याद है, तो नहीं बता पाएगा। लेकिन उससे पूछ लो कि यार मुझे इस नंबर की लोकेशन ढूंढनी है, तो वो तुरंत निकाल के दे देगा। इसका मतलब है कि वो पहले के जो स्टूडेंट थे उनके माइंड शार्प थे और अलग चीज़ों में वो विद्वान हुआ करते थे। लेकिन आजकल के जो बच्चे ना, मॉडर्न स्टूडेंट हुआ, वो टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो गए। एक्सीलेंट मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए। तो इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है, हिंडर्ड, टेक्नोलॉजी से बाधित हुए हैं, नहीं। टेक्नोलॉजी से वो अवेयर हो गए, ड्रेयरी, उदास हो गए, बिल्कुल भी नहीं। सेवी होता है इंटेलिजेंट, ठीक है, हाँ, बुद्धिमान, ठीक है, हाँ, तो ये होते हैं बुद्धिमान, समझदार, इंटेलिजेंट, मतलब उनको टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा जो है डिस्कनेक्ट नहीं होगा, सेवी होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, जब मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था पहले ऑनलाइन एग्जामपुर में, तब मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल ऐसे ही बना लिया था, यही ओपन स्टडी जनरली। तो उस टाइम पे मैंने एक ऐसे ये शब्द, अगर आप मेरी ओल्ड वीडियोज़ में जाओगे ना, ओल्ड वीडियोज़ में, तो वहाँ पे आपको यही वर्ड मिलेगा कि आज का वर्ड ऑफ द डे ये है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2022 में, जबकि मैं 2021-20 में था वहाँ पे, 2020-19 में था, शायद 20 में होऊंगा, उस टाइम पे था। तो शॉर्ट वीडियोस में वहाँ पे एक ये वीडियो पड़ा होगा कि शेवी, आज का वर्ड ऑफ द डे है शेवी। शेवी का मतलब होता है बुद्धिमान। आप जाके देखोगे ओल्ड वीडियोस में तो वही नजर आएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, देयर, देयर, डेयर और देयर। ये तो बहुत ही ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, मतलब ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है, ग्रामर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। लिखा हुआ है वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच, दे डू नॉट राइट, दे डू राइट कॉर्टिसी डैश एफिनिटी, अपनी एफिनिटी। भाई यहाँ पे पोजेशन दिखाना ना, एफिनिटी नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव चाहिए। ये आपका नाउन है तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एक ही है क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, तभी नहीं यहाँ पे देयर लिखा होगा। हाँ, तो इसमें दे लिखा हुआ है क्योंकि आगे भी दे लिखा हुआ है, तो दे का जो पॉजेसिव केस होता है वो देयर होता है, डेयर डेयर ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बहुत सिंपल है। 88 में बताओ, मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या आना चाहिए यहाँ पे बताओ। हाउ एवर वन स्किल दैट हैज बीन डैश अफेक्टेड, किस तरह से अफेक्टेड, थोरोली होगा, कंप्लीटली। थोरोली का मतलब होता है 100%, कंप्लीटली अफेक्टेड। थ्रू नहीं होगा, एडवर्ब की जरूरत होगी तो थ्रू तो वैसे ही नहीं होगा, डेली भी नहीं होगा। हॉलिस्टिकली हो सकता था और थोरोली हो सकता है, तो थोरोली इज द करेक्ट आंसर। हॉलिस्टिकली भी होता है संपूर्ण रूप से, लेकिन थोरोली हम यूज करते हैं कि थोरोली नॉलेज है, थोरोली है। पैसिव वॉइस के अंदर में थोरोली शब्द जो है वैसे भी अफेक्टेड के साथ में एकदम कंप्लीट बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
फोर्थ वाले में देखो, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, पुअर एक्टिव लिसनर्स, पुअर डिस्टिंक्टिव लिसनर्स, या डेमोक्रेटिव या फिर पैसिव लिसनर। किस तरह के लिसनर्स की बात हो रही है बताओ। They are extremely poor dash listeners if these issues if this issue is not addressed, what we may। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, one skill that has been dash affected, उनकी जो एक स्किल है वो बहुत ही अफेक्ट हुई है thoroughly, is listening। कौन सी है वो है listening। तो इसमें ऑलरेडी उसने बना दिया है कि इन लोगों की एक जो स्किल है वो है लिसनिंग। लिसनिंग स्किल इनकी बहुत बेकार है, ये सुनते नहीं किसी की। तो भाई वो ऑब्वियसली नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश। अब देखो पुअर जब लग गया है तो इधर पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, है ना। पैसिव लगा सकते थे अगर पुअर नहीं होता तो यहाँ पे हमें एक्टिव लगाना पड़ेगा। एक्टिव लिसनर्स उनकी कम है, बेकार है। एक्टिव लिसनर्स जो है वो कम है, लिसन करने में वो बहुत ही पीछे हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के नेगेटिव बन जाएगा, समझ गए। अगला बताओ, फोर्थ वाले में फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। इफ दिस इशू नॉट, अब यहाँ पांचवा यहाँ पे, तो हम यहाँ पूरा यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। रिसर्चर्स कहते हैं दैट लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट, ये बहुत ही सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, मेन चीज है, इंग्रेडिएंट फॉर एम्पैथी करने के लिए। जैसे अगर आप लोगों को कुछ भी काइंड बिहेव करना चाहते हैं तो उनको पहले सुनना पड़ेगा, है ना। द वर्ल्ड विल बी इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश, जो संसार है वो बहुत ही गरीबी में चला जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डैश ऑन द प्लेनेट। जब यहाँ पे एम्पैथी लिखा हुआ है तो फिर आगे भी तो एम्पैथी का ही प्लूरल होगा इस प्लेनेट पे, तो यहाँ पे एम्पैथी का प्लूरल एम्पैथीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसमें तो उसने क्लू भी छोड़ रखा है कि आंसर क्या लगाओगे। तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी क्लोज टेस्ट हो उसके लिए कोई टेक्निक तो होती है, बट ये नहीं होता कि उसके लिए कोई रूल सिखा दूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट सिखा दूं, ऐसा होता ही नहीं है। चीज़ें बहुत सारी ऐसी आ जाती हैं कि रिलेटेबल होती हैं, उनमें कोई चीज़ काम ही नहीं करती है। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें सब में वो क्या भरी पड़ी है, आराम से आंसर लगा दो। कई में तो सिर्फ सारे के सारे ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, आपको आदत हो जाएगी, आंसर करके आ जाओगे। रीडिंग करते रहोगे तो आपको चीज़ों की समझ हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। एक छोटा सा क्लोज टेस्ट और है, बताओ फटाफट से इसमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ राइटर्स ओनली डेयर अ Suetonius of a Tacitus of the noble could exist for the novel is dash the history of manners turned into a story and a play। ये यहाँ पे राइटर्स की नोबेल प्राइजेस की बात हो रही है, ठीक है, नोवेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि राइटर्स ओनली डेयर, अगर उनको हिम्मत करने की हिम्मत होती है ना, Suetonius और अ टैसिटस ऑफ द नोबल, ये किसी नाम है ना, नोबल के नाम है। कुड एग्जिस्ट फॉर द नोबल इज डैश द हिस्ट्री, इसे अननेसेसरीली और नीडलेसली और ऑप्शनली या फिर इसेंशियली, इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा पहले वाले ऑप्शन में। किसी से मतलब इतिहास के डैश की बात हो रही है, तो पहली बात तो इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स, इज ये सब एडवर्ब है, नोवेल इज डैश द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स। फॉर द नोवेल इज, सब में एडवर्ब क्यों लगा हुआ है। द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी एंड अ प्ले। हाँ सही है, टर्न के लिए काम करेगा, इसके लिए काम कर रहा है। ये पास्ट पार्टिसिपल है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसके लिए एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। सही है, चार ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इसेंशियली इज द करेक्ट आंसर, अननेसेसरीली नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पे कह रहा है कि जो नोवेल है इज द इसेंशियली मतलब प्रभावित रूप से, शुरुआती रूप से, द हिस्ट्री ऑफ मैनर्स टर्न इनटू अ स्टोरी, है ना। जो भी मैनर्स के इतिहास, मतलब हमारा जो मैनर्स होते हैं उन चीज़ों के जो इतिहास के, इसमें पहले कैसे होता था, ये होता था, वो होता था, तो मैनर्स की जो हिस्ट्री है इसको बदला जाता है किसमें, एक स्टोरी में
या फिर एक प्ले में, तभी ना राइटर लिखते हैं। जैसे कोई स्टोरी है तो उसके अंदर एक ग्राफिकल चीज़ नज़र आती है, जैसे अगर वो बता रहा है कि 4 घोड़े दौड़ रहे थे, है ना, तो पहले किसी भी एक स्टोरी को, किसी भी एक मैनर को स्टोरी और प्ले में कन्वर्ट किया जाता है, तब उसको एक प्ले बनाया जाता है या फिर एक नॉवल बनाया जाता है। समझ रहे हो? राइटर्स जो लिखते हैं पहले विजुअलाइज करते हैं तभी ना लिखते हैं चीज़ों को। उसके बाद देखोगे इसेंशियल होता है, मतलब प्रभावित कह सकते हो। इसेंशियल जो जरूरी होता है ना, इसेंशियल बोलते हैं कि ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। और एक तरीके से तार्किक भी होता है जिसमें सार होता है, ठीक है, सार भी कह सकते हैं। इसेंशियल मतलब जिसमें तर्क होता है, तार्किक कह सकते हो इसेंशियल। अगला बताओ, नेक्स्ट सेकंड वाले में बताओ, यहां से पढ़ोगे तो टर्न इनटू अ स्टोरी एंड प्ले एज इज हिस्ट्री इटसेल्फ ऑफन इनफ। अगर इतिहास अपने आप में काफी है, एंड देयर इज नो अदर डैश दैट देन दिस, तो फिर इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो इसका आंसर बता सकते हो क्या हो सकता है? बताओ, सोचो, 4 ऑप्शन है आपके पास, जवाब दो। प्रेगमेटिज्म, सैंपल, डिफरेंस या फिर मैटर। फिर डिफरेंस हो जाएगा, एंड देयर इज नो अदर डिफरेंस देन दिस। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं चाहिए उसमें। अगर ये चीज इतिहास काफी है तो उसमें कुछ, जैसे मान लो कि मुझे एक मूवी बनानी है रामायण, तो उसने रामायण मूवी बना दी, ठीक है ना। अब उसमें क्या कर दिया, उसको कुछ अलग से लिखने की जरूरत पड़ी नहीं। रामायण मूवी बनानी है तो लिखा हुआ है, महाभारत मूवी बनानी तो लिखा हुआ, किसी की बायोग्राफी बनानी है तो सब कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा है वही बना दो, है ना। तो इसको बोलते हैं उसमें किसी भी तरह के डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं होती। ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो मुझे किसी घोड़े पे या हाथी की कोई स्टोरी बनानी, तो उसमें चीज़ों को बदलना पड़ता है कि यार वो ऐसे होगा, वो ऐसा होगा। इसमें किसी तरह की, अगर इतिहास अपने आप में काफ़ी है, किसी भी इतिहास पे आप कोई भी प्ले लिखना चाहते हो, उसमें किसी भी तरह के डिफरेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एज इट इज है ही ऑलरेडी, वर्चुअल है वो तो। इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर 93 में, 93 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे क्लॉक्स इट्स मैनर्स। इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? देखना, यहां से पढ़ना शुरू करो। दैट द नोवेल क्लॉक्स इट्स मैनर्स। जो भी नोवेल होता है वो क्या करता है, अपने मैनर्स को क्लॉक करता है। डैश द डिसगाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स। जो भी इन्वेंटेड कैरेक्टर्स हैं, जिन भी कैरेक्टर्स का आविष्कार हुआ है, उनकी डिसगाइज का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, है ना, भेष बदला हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, अमंग दी डिसगाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, या अंदर, मतलब जो भी इन्वेंटेड कैरेक्टर्स उनके छिपे हुए, जो चीजें उनके अंदर छिपी हुई हैं उनको बाहर निकालना होता है। तो अंडर इज द करेक्ट आंसर। अराउंड और बिसाइड प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है इसमें, मतलब आप ये कह सकते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। तो अंडर द डिसगाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स ऐसे होगा, ठीक है। जो भी इन्वेंटेड कैरेक्टर्स हैं, है ना, उनके अंदर जो चीजें छिपी हुई हैं उनको निकालने पर काम किया जाता है। तो क्लॉक्स इट्स मैनर्स अंडर द डिसगाइज ऑफ इन्वेंटेड कैरेक्टर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4th नंबर में फिल करो। यहां पे बताओ, हिस्ट्री डैश, हिस्ट्री रिमूव्स और डैश नेम्स एंड एड्रेसेस। रिमूव्स आएगा, या इसमें प्रोवाइड्स आएगा, या स्ट्रैंगुलर्स आएगा, स्ट्रैंगुलेट करना, या फिर नेगेट्स करना होता है। प्रोवाइड्स होगा, बिल्कुल सही है, प्रोवाइड्स होगा। जो इतिहास है, अगर इतिहास काफी है तो किसी भी तरह के डिफरेंस की जरूरत नहीं है। इतिहास क्या करता है, डैश करता है नाम और एड्रेस, मतलब आपको अलग से किसी का नाम नहीं रखना। इतिहास के अंदर सारे नाम बने हुए हैं, ठीक है ना। किसी भी स्टोरी पे, किसी भी इतिहास पे अगर आप मूवी या प्ले लिखना चाहते हैं तो उसमें कोई भी नाम सबके नहीं रखने पड़ेंगे आपको। इसका नाम जॉली रख दो, इसका नाम डॉली रख दो, जो लिखा है वही लिख दो, सीता, गीता, रमनीता, सुनीता, जो भी है। तो वो नाम और एड्रेस सब कुछ पहले से ही प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक 5th नंबर का क्वेश्चन और है, इसका आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से। ओनली द नोवेल, सिर्फ नोवेल ही है जो डैश करता है मच डीपर देन हिस्ट्री। देखो, जो नोवेल होता है वो डैश करता है, वो लिसन करता है, या प्रूव करता है, या बार्गेन करेगा, या इम्बाइब्स करेगा। बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लगेगा। 4 ऑप्शन आपके पास, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा लग रहा है
जो सूटेबल है, बताओ फटाफट से। जैसे मान लो आपको कोई प्ले लिखना है, कोई भी प्ले लिखना है, कोई एक स्टोरी लिखनी है, तो एक तो होता है कि आप खुद की स्टोरी बनाओ। तो अगर खुद की स्टोरी बनाओगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेंगी कि एक स्टोरी लिखो, फिर उनके नाम लिखो, फिर जगह के नाम लिखो, सब कुछ। ये होता है नॉवेल्स के अंदर। अब नॉवेल भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक तो किसी की बायोग्राफी पे नॉवेल लिख दिया, एक आपने खुद से इंस्पायरिंग नॉवेल लिख दिया या कोई प्ले लिख दिया। तो इतिहास पे लिखे गए प्ले ज़्यादा आसान होते हैं कि खुद से बनाए गए प्ले ज़्यादा आसान होते हैं। नॉवेल, नॉवेल के अंदर दोनों तरह के होते हैं, एक तो बायोग्राफीज होती हैं जो तो उसमें कुछ करना नहीं होता, लेकिन कुछ अपनी तरफ से जो बनाते हैं उसमें हमें ज़्यादा चीज़ें जो है डीपर, हमें एक इतिहास से भी ज़्यादा डीप चीज़ों को डैश करना होता है। तो यहाँ पे जो है ना शब्द प्रोब लिखा हुआ है। प्रोब का मतलब होता है चीज़ों को खंगालना, रिसर्च करना। प्रोब का मतलब होता है रिसर्च करना। तो भाई प्रोब करना मतलब रिसर्च करना, तो किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना होता है तो वो है नोवेल। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्लोज टेस्ट है, ये आखिरी क्लोज टेस्ट है। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं आपको, जल्दी से फटाफट आप लोग बताते चलिएगा फटाफट, बहुत ही आसान है। द रोमन्स मतलब रोमन, रोम के लोगों की बात। तो रोमन्स हैड डेवलप्ड अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। जो रोमन्स थे वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में मतलब जाने जाते थे? माउथफुल, स्पूनफुल, ड्रॉप और टेस्ट। टेस्ट, उनके अंदर एक बहुत ही स्वाद था। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता, इसमें होता रुचि। टेस्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुचि, मतलब वो चाहते थे कि हाँ कैरियर ट्रेसिंग करें। कैरियर ट्रेसिंग होती है, उसके बहुत ही टेस्टी थे। टेस्टी का मतलब होता है उसमें बहुत ज़्यादा उनकी रुचि थी। द डैश ऑफ द गेम आर सो एक्साइटेड, है ना। द डैश ऑफ द रेस, उस रेस के जो डैश थे, कौन थे वो ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे? सपोर्टर्स या कैंपेनर्स या चैंपियंस या फिर रिफॉर्मर्स। आगे देख लो, सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मेड डैश इनटू काउज, कंफ्यूजन राइट्स। कई बार जो होता ना, जैसे लोगों में उपद्रव फैल जाता था, उत्साह बढ़ जाता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, क्योंकि आपस में जो, जैसे मान लो एक मेरी तरफ से बोल रहा है, 10 आपकी तरफ से बोल रहे हैं, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स थे, सपोर्टर्स, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। जैसे आज भी, जैसे मान लो आप गाँव में जाओगे ना, तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे उसी फेस्टिवल पे कुछ गेम्स खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी या फिर कुश्ती, गांव में स्पेशल जो है माना जाता है। तो उनके जो लोग होते हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, देखें यार किन किन की कुश्ती हो रही है, तो वहाँ पे उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। सपोर्टर्स ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता था, इट मे डैश इनटू काउज, ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफिगर, कन्वर्ट या अडॉप्ट। ऑब्वियसली कन्वर्ट होगा। कभी कभी जो चीज़ें थी ना, जैसे कि सब लोग इकट्ठे हो गए, सपोर्टर्स इकट्ठे हो गए कि चलो हम इसको सपोर्ट करेंगे, इसको, तो आपस में जब एक आदमी हार जाता था, दूसरा जो जीत जाता था, तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता कई बारी। इनटू काउज, बहुत ज़्यादा हो अल्लाह, कन्फ्यूजन भी हो जाती थी कि कौन जीता कौन हारा। राइट्स, उपद्रव जानते हुए, तो कन्वर्ट होगा, इट मे कन्वर्ट, ठीक है। द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस, जो भी डैश है, डैश मतलब आप समझ जाओ इसमें क्या हो सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, एक तो सर्किट है, स्टेडियम है, राउट है और ट्रैक है। जो डैश है, इसके अंदर, जिसके अंदर रेसिंग होती थी, टेक प्लेस मतलब जो जिसके अंदर रेस होती थी वो डैश। तो सर्किट के अंदर रेस होती है, स्टेडियम के अंदर रेस होती है, राउट के अंदर नहीं होती है, रूट के अंदर नहीं होती है, ट्रैक के अंदर नहीं होती है। रेस जो होती थी वो एक स्टेडियम में होती, तभी ना ऑडियंस देख पाएगी। ऑडियंस कैसे देख लेगी अगर मान लो ट्रैक पे भगा दिया रेस और घोड़ों को, समझो बात को। तो स्टेडियम होता था उनका एक पर्टिकुलर। एक और है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी से फटाफट आप बता दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। अगर लार्जर लिखोगे, द डैश वन, द लार्जर वन वॉज द सर्कस मैक्सिमम, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता। लार्जेस्ट होगा, हाईएस्ट नहीं होता है क्योंकि हाईएस्ट तो ऊंचा होता है, यहाँ पे तो भाई सबसे बड़ा होता है जिसमें ज़्यादातर लोग आ जाते थे, ठीक है। सर्कस मैक्सिमम, तो इसका आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट। हाईएस्ट तो ऊंचा होता है, लार्जेस्ट होता है जिसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस फिर से 100 क्वेश्चन सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। होप सो कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेशन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको या आपके किसी भी स्टूडेंट, आपके किसी भी दोस्त, भाई बंधु, किसी को भी तैयारी के लिए लाइव फाउंडेशन बैच चाहिए, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, तो आप 17 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है पूरी तरह से।
और ओपन स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा कम से कम फीस में, और अपडेटेड रिकॉर्डेड बैच आपके ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे आ चुका है, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स वाला। और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई सा भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ओपन स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन स्टडी ऐप है हमारा, openstudyApp.com वेबसाइट है, और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको PDF ETC मिल जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।